चलो जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको मैं बता दूं, लास्ट क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कंसीडरेशन पढ़ा था और कंसीडरेशन के बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे। पर आज बिल्कुल फ्रेश टॉपिक और एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और एकदम आसान, मतलब ये तो थोड़ी देर में ही हो जाएगा। अब देखो, एक बात समझते हैं सर, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना। ए और बी के बीच में हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज का नाम क्या है? ए और बी। अब हमें समझ आता है ए ने इसको ऑफर दिया, इसने इस ऑफर को क्या किया? एक्सेप्ट। तो इनके बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट। क्या हमारे को पहले इतनी बात समझ आती कि एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों के बीच में हो गया एग्रीमेंट। अब यार एग्रीमेंट हो गया, अब मान लो इसने इसको बोला था कि भाई मैं तुझे बुक बेचूंगा, और बी ने बोला था मैं तुझे पैसे दूंगा, कैश दूंगा। अब ए जो है ना, बुक तो दे दी पर बी पैसे नहीं दे रहा। क्या सिचुएशन समझ आती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें दो लोग थे, ए और बी। ए ने एग्रीमेंट किया कि भाई मैं तुझे बुक बेचूंगा, और बी ने बोला हाँ मैं तुझे पैसे दूंगा, दोनों के बीच में कंसिडरेशन है। अब बी क्या कह रहा है? पैसे नहीं दे रहा। अब सवाल ये आया, यहां खड़े थे मिस्टर सी। मिस्टर सी कह रहा है मैं एक्शन लूंगा। क्या मिस्टर सी एक्शन ले सकते हैं? सवाल ये है। लड़ाई हुई है ए और बी के बीच में, मिस्टर सी बोल रहा है कि क्या मैं एक्शन लेना चाहता हूं। मिस्टर सी केस करना चाह रहा है मिस्टर बी पे। क्या मिस्टर सी केस कर पाएगा? लॉ कहता है बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा है सर। एक बात बताओ, ये किसके बीच की बात है? ए और बी के बीच की बात है। तो सी इज नॉट अलाउड टू टेक एक्शन। क्यों? क्योंकि दिस इज कॉल्ड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिवेसी आपस में, ये मेरी और आपकी बात है, पड़ोसी थोड़ी आके बोलेगा। तो यहां पे जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, दे आर अलाउड टू टेक एक्शन। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू टेक एक्शन। क्या हमारे को बेसिक बात समझ आती है? यानी कि सर, अगर कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो ओनली एंड ओनली पार्टीज टू द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन टेक एक्शन। क्या हमारे को इतनी बात समझ आती है? पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या है? ए और बी। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। पहले इतनी बात में कोई डाउट? अब इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कितनी बातें इसमें समझ आती हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन रीड करना है वर्ड बाय वर्ड। कहता है अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटाइटल्ड टू इन्फोर्स अ राइट क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स मिले हैं, ओनली एंड ओनली पार्टी ही इन्फोर्स करवा सकती है, कोई और आके इन्फोर्स नहीं करवा सकता। नो वन इज इंटाइटल्ड और बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ना तो किसी के पास हक है, ना तो किसी और की लायबिलिटी है। एक बात बताओ, एग्रीमेंट आपने मेरे साथ किया तो पड़ोसी को थोड़ी कहोगे कि पढ़ा दो। यानी ना तो पड़ोसी की कोई ऑब्लिगेशन है, ना पड़ोसी का कोई राइट है। ये तो हमारे बीच की बात है। तो मेरा राइट मेरी ऑब्लिगेशन, आपका राइट आपकी ऑब्लिगेशन। ओनली एंड ओनली राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्या हमारे को इतनी बेसिक बात समझ आती है? कहता है सर स्ट्रेंजर्स। अब हम एक सिंपल सी बात बोले, ये जो हमने सी बोला था, मिस्टर सी, क्या मिस्टर सी स्ट्रेंजर नहीं था? स्ट्रेंजर का मतलब ही क्या होता है? जिसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना। तो अब लॉ कह रहा है, इसी वर्ड को कह रहा है, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है वो बंदा जिसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं था, ही इज एन स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, एंड स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक एक्शन। क्या हमारे को इतनी बात समझ आती है? प्रिवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मतलब क्या निकला? कि ओनली एंड ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन टेक एक्शन। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू टेक एक्शन बिकॉज दे आर थर्ड पार्टी, दे आर आउटसाइडर, दे आर स्ट्रेंजर्स। क्या हमारे को इतनी बात समझ आती है? कोई डाउट इतने में? अगर आपको यह बात समझ आएगी तो अगला पूरा कॉन्सेप्ट कनेक्ट होगा। अब मैं जल्दी से देखो, अभी तक हमने सिर्फ ये बोला प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली एंड ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन टेक एक्शन, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। और आउटसाइडर को हमने एक नाम दिया स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, जिनका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पर केस स्यू करना के मतलब केस करना। आई कैन सी यू, आई विल सी यू, इसका मतलब मैं आप पे केस कर दूंगा। इतनी बात समझ आती है? अब बहुत ध्यान से समझना, एक केस लॉ है, और मैं आपको केस लॉ समझाऊं उससे पहले बार बार फोकस कर लो एक वर्ड पे, कि ओनली एंड ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन टेक एक्शन। बस आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, ओनली एंड ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन टेक एक्शन। अब देखो एक केस लॉ ध्यान से सुनना।
बहुत ध्यान से सुनना, केस लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डनलप रबड़ कंपनी का केस लॉ है। देखो यहां पर हमने एक फोटो बनाई जिसमें मैंने एक इधर रखा, एक कॉन्ट्रैक्ट ये किया, और एक कॉन्ट्रैक्ट ये है, और एक कॉन्ट्रैक्ट ये है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। सर ये जो डनलप कंपनी है ना, इसने मिस्टर डी के साथ एग्रीमेंट किया। अब मैं पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट बोले तो पहले में पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है? डनलप रबड़ कंपनी और मिस्टर डी। इनके बीच में देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ये कह रहा डनलप कंपनी मिस्टर डी को कह रही है मैं तुझे टायर बेच दूंगी, टेंशन मत ले, मैं तुझे टायर बेच दूंगी, पर एक बात ध्यान रहे, एक ना प्राइस सेट कर रही हूं, इससे नीचे मत बेचियो क्योंकि इससे ना हमारी कंपनी का नाम खराब होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। किस बात का हुआ? कि भाई मैं तुझे टायर दे रही हूं लेकिन तू आगे इससे नीचे प्राइस पे कभी नहीं बेचेगा। क्या पहला कॉन्ट्रैक्ट समझ आता है? इसको क्या मैं नाम दे दूं? कॉन्ट्रैक्ट 1। इन दोनों के बीच में बोलो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट 1, C1 कर देते हैं। यानी पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? डनलप रबड़ कंपनी एंड मिस्टर डी। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कि मैं तुझे टायर बेचूंगी लेकिन तू इस प्राइस से नीचे आगे कभी मत बेचियो। यानी ये जो है ना, ये डीलर है, डी फॉर डीलर, तो डीलर आगे बेचेगा। क्या इतनी बात समझ आती है? अब डीलर ने देखो क्या किया, डीलर ने किसको बेचा? सब डीलर को आगे। यानी डीलर ने अगला कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया? इसके साथ। और एज उसे समझाया गया था कि प्राइस से नीचे नहीं बेचना, तो उसने नहीं बेचा। यानी उसने उस बात को फॉलो करते हुए मिस्टर एस को टायर बेच दिया। क्या इतनी बात समझ आती है? अभी तक 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनोगे ना तो इतना आसान लगेगा ये पूरा टॉपिक। कह रहे डनलप कंपनी ने पहला कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर डी के साथ और उसे बोला तू इससे नीचे मत बेचियो। उसने उसकी बात मानते हुए आगे एस को बेच दिया, जो प्राइस उसने बोला था उसी में बेचा। अब ये जो एस है ना, इसने गड़बड़ कर दी। एस ने पी को जब प्रोडक्ट बेचा तो बिलो द प्राइस बेच दिया, जो डनलप ने मना किया था। क्या बात समझ आती है? अब देखो केस हुआ क्या। यहां तक तो कहानी में अगर आपको समझ आए ना तो 3 कॉन्ट्रैक्ट हुए जिसको समझ आता हो, कॉन्ट्रैक्ट 1, 2 एंड 3। क्या हमारे को इतनी बात समझते? कॉन्ट्रैक्ट 1 हुआ डनलप एंड डी के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट 2 हुआ डी और एस के बीच में, और कॉन्ट्रैक्ट 3 हुआ एस और पी के बीच में। अब देखो बात क्या बनी, जैसे इसने प्राइस से नीचे बेचा ना तो डनलप बड़े गुस्से में आ गई, डनलप कंपनी। अब डनलप कंपनी इस पे केस करना चाहती है। किस पे? एस पे। और मेरा सवाल है, क्या ये इस पे केस कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? बस खत्म, केस लॉडेड। कोर्ट ने ये बात समझाई कि यू आर नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एस पे एक्शन लेना है तो कौन ले सकता है? डी, क्योंकि डी का कॉन्ट्रैक्ट है एस के साथ। तुम डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकते। पी क्यों लेगा एक्शन? उसको तो सस्ते में मिला है, वो क्यों लेगा एक्शन? पी का तो कोई मतलब, गड़बड़ इसकी तरफ से इधर से हुई है तो ये एक्शन ले सकता है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है। आपको सस्ते में प्रोडक्ट मिला तो आप एक्शन नहीं लोगे। क्या हमारे को इतनी बात समझ आती है? हाँ, पर अगर कोई डिफॉल्ट हुआ होता तो पी भी ले सकता था क्योंकि ही इज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। बट डनलप कंपनी डायरेक्टली कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। यानी अब हमें एक पूरा केस लॉ समझ आ गया और पूरी कहानी समझ आ गई, और सिर्फ एक वर्ड ही तो समझ आया है कि outsiders are not allowed to take action. That is called privity of contract. Only and only parties to the contract can take action. Outsiders are not allowed. अभी तक सिर्फ एक पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, लॉ में एक ही पॉइंट होता है, उसको समझना है बहुत अच्छे से। ये नहीं कि भरे रहेंगे पॉइंट्स ही पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, उसको इलस्ट्रेट अच्छे से करना है ताकि कभी हम कोई सिर्फ पॉइंट नहीं समझाना आपको, आपको उसका मीनिंग पता हो। जब मैं आपसे पूछूं तो ये नहीं कि सर हमने सिर्फ पॉइंट बोल के फॉर्मेलिटी कर दी, हमें उसका मतलब पता हो, तभी आप सारे एमसीक्यू लगा पाओगे। टिक, क्या हमारे को इतनी बात समझ आती है? अब एक बात ध्यान से समझना, सर एक होता है स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ध्यान से देखो, मैं जो बोल रहा हूं बस उसको सुनो, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा बाद में। मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, सर एक बंदा होता है स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, जिसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। पर एक बंदा होता है सर कंसिडरेशन, ध्यान से सुनना, एक तो होता है पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिस जिनके बीच में क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पर एक और वर्ड होता है, एक होता है पार्टीज टू द कंसिडरेशन। बहुत ध्यान से समझना। सर मान लो घर पे, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और ये एग्जांपल नीचे भी है लेकिन मैं आपको भी यहां देता हूं, ध्यान से सुनना। ए और बी, ए जो है ना बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, दोनों भाई भाई हैं, और ये दोनों उनमें ना घर में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, क्या बांट रहे हैं? प्रॉपर्टी। अब घर की पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी जो कि 1 करोड़ रुपए की थी, अब ये दोनों बांट रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, बहुत ध्यान से समझना, इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि इसमें से ना जो 1 करोड़ में से 40-40 हम लेंगे, 20 जो है ना दादी को भी दे देंगे।
क्या बात समझ आती है? पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आप नाम बता दो कौन कौन है, ए और बी। पार्टीज कौन कौन है, ए और बी। पर ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से, जो दादी है ना, क्या दादी का कॉन्ट्रैक्ट से कुछ लेना देना है? यस है। दादी इज अ पार्टी टू द कंसिडरेशन। क्या इसको पैसा मिल रहा है? तो अब एक बात लॉ कहता है, देखो जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो तो एक्शन ले ही सकते हैं, बट जिसका कंसिडरेशन इन्वॉल्व है वो भी एक्शन। एक बात बताओ, आगे जाकर दादी को पैसे नहीं मिलेंगे, क्या दादी केस नहीं करेगी? यस, दादी कैन फाइल द सूट। क्या इतनी बात समझ आती है? तो यही बोला जा रहा है कि सर जो बिल्कुल स्ट्रेंजर होते हैं, ना तो कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना है, ना कोई कंसिडरेशन से लेना देना है, वो एक्शन। यानी अब मैं ये जितने अब आगे जाके ना एग्जाम्पल देने वाला हूं, और ये एक एक करके पॉइंट्स बन जाएंगे, और यही पूरा हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा। कहता है सर strangers are not allowed to take action, but if a stranger to the contract has relation or has consideration in the contract can take action. Although dadi is a stranger to the contract, but dadi has interest in the contract, so he can take action. बोलो समझ आता है क्या? इस पॉइंट को ही हम आगे जाके बोलेंगे फैमिली सेटलमेंट। तो ये जो भी मैंने एग्जांपल दिया, इसी को मैं अगला एक पॉइंट बताऊंगा, फैमिली सेटलमेंट। यानी मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, parties to the contract can take action, or any beneficiaries or any person who get any right can also take action. समझ आता है इतना? कोई डाउट? अब एक और एग्जांपल देते हैं। सर मान लो आपके फादर आए और मैं मेरे से बात करी और हमारा एग्रीमेंट हुआ, पढ़ाऊंगा किसको? आपको। अगर मैं आपको ना पढ़ाऊं तो क्या यू कैन टेक एक्शन? यस, बिकॉज यू आर नॉट द पार्टी टू द, but you are getting some benefit from the contract. So you are although stranger to the contract, but you are not a stranger to the consideration. So you can also take. बस इतनी सी बात है, और ये पूरा यूनिट खत्म होने वाला है। अब इसी पॉइंट पे मैं 5 एक्सेप्शन दूंगा, और 5 में से मैं पहले एक टिक लगवा देता हूं, जो भी मैंने आपको पढ़ा दिया वो आप पहले टिक लगा लो। फैमिली सेटलमेंट, क्या यही अभी सिखाया फैमिली सेटलमेंट? कि परिवार में जब सेटलमेंट हो रही है, तो देखो इलस्ट्रेशन भी वही दिया कि दादी को हम कोई राइट दे रहे हैं, मदर को जो ये लोग राइट दे रहे हैं, तो मदर कैन ऑल्सो टेक एक्शन। बोलो पहला पॉइंट डन है क्या? यानी अभी सिर्फ हमने आज जो टोटल हमने शुरुआत करी है टॉपिक की, वो ये था प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओनली एंड ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन टेक एक्शन, नो आउटसाइडर्स आर अलाउड टू टेक एक्शन। हाउएवर इफ अ पर्सन हु इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन ऑल्सो टेक। और उसमें हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा? फैमिली सेटलमेंट। और इसी को दूसरा वर्ड भी अभी देखो ध्यान से बोल रहा हूं सर, मैरिज एंड मेंटेनेंस। अब एक बात बताओ, हस्बैंड वाइफ ने एग्रीमेंट किया कि हम बच्चे को भी कुछ पैसा देंगे, तो वो भी तो वही वाला पार्ट आया कि ऑल्दो बच्चा इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बट ही इज अ पार्टी टू द कंसिडरेशन, तो फिर वो भी एक्शन ले सकता है। बोलो हमें 2 पॉइंट एटलीस्ट आते हैं क्या? मैरिज एंड मेंटेनेंस का एक और एग्जांपल लेते हैं। घर के बुजुर्गों ने मिलकर बात करी कि अपने घर की जो बेटियां हैं उनके लिए 20-20 लाख रुपए में एफडी करेंगे। ये बात हुई 2 सीनियर मेल मेंबर के बीच में, लेकिन अगर बाद में एफडी नहीं करी तो बेटी एक्शन नहीं लेगी। शी इज अ पार्टी टू द कंसिडरेशन, नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट शी इज अ पार्टी टू द कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट तो बड़े लोगों के बीच में हुआ, तो उसका भी बेनिफिट है, तो शी कैन टेक। क्या 2 पॉइंट आप बोल सकते हो? बोलो जल्दी से। फर्स्ट एंड मैरिज एंड मेंटेनेंस। और ये दोनों किस बात को बोल रहे हैं? कि ऑल्दो दे आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बट दे कैन टेक एक्शन बिकॉज दे आर पार्टी टू द कंसिडरेशन। हाँ जी सर, पूछो सर। अभी पढ़ाया नहीं ना सर, अभी तो 2 ही पढ़ा है ना सर। अभी कितने पॉइंट पढ़ा मैंने? अभी सारे पढ़ाऊंगा सर, कोई भी थोड़ी छोड़ देंगे, अभी तक कुछ भी छोड़ा है तो सर आएगा पॉइंट जब हम पढ़ेंगे। क्या 2 पॉइंट डन है पहले? अब ध्यान से सुनना सर, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पहला पॉइंट आते हैं, एक वर्ड बोलता हूं, ध्यान से सुनना। कई बार ऐसा होता है सर, इस पॉइंट को समझने के लिए ना 2 मिनट एकदम ध्यान से सुनना, और मतलब कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए, तब समझ आएगा। सर एक बात बता रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कुछ घर में ना, मैंने देखा है पैसा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अंधा पैसा, समझते हो आप? इट्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ करोड़। लेकिन बच्चों बहुत ही बेकार होते हैं। बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप को ऐसा लगता रहता है कि आज हमारे को कुछ हो गया तो ये बच्चे ना अपना जीवन भी नहीं चला पाएंगे। मतलब हमने जो 7 पुश्तों के लिए कमाया है वो एक पुश्त में भी खत्म हो जाएगा और सारा बर्बाद हो जाएगा।
इस बात के लिए देखो ध्यान से वो क्या करते हैं, एक बंदा रखते हैं, वो ध्यान से समझते हैं। माँ बाप क्या कर रहे हैं, बहुत पैसा है उनके पास, उन्होंने एक बंदा रखा, कह रहे अगर हमें कुछ हो भी जाए ना आगे तो ये सारी प्रॉपर्टी तुम मैनेज करना। वो ध्यान से समझना, प्रॉपर्टी सारी कौन मैनेज करना, जिसको हम रख रहे हैं। और हर महीने इनको कुछ ना कुछ पैसे देते रहना। किनको देते रहना, बच्चों को। क्या थोड़ी बहुत बात समझ आती है, पक्का। कितनी लोग हो गए इसके बीच में, पर कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच में हुआ है, माँ बाप और मैनेजर के बीच में। पर बेनिफिट किसको मिलेगा, बच्चों को। क्या समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा। अब ध्यान से सुनना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रस्ट। इसको क्या नाम देते हैं, क्योंकि भरोसा किया। अब बहुत ध्यान से सुनना वरना सब खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट के केस में ना 5 चीजें होती हैं। ट्रस्ट के केस में कितनी चीजें होती है, 5। जो क्रिएट करता है, जो पापा थे, फादर थे, पेरेंट्स थे, जो भी कभी ट्रस्ट को क्रिएट करता है उसे बोलते हैं ऑथर। जो क्रिएट करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑथर। जिसके साथ करता है, जिस पे भरोसा जताता है, उसे बोलते हैं ट्रस्टी। उसे क्या बोलते हैं, क्या 2 लोग समझ आ रहे हैं, जो क्रिएट कर रहा है उसे बोल रहे हैं ऑथर, इसी को क्रिएटर बोलते हैं। ऑथर, और जिसके साथ करता है, जिस पे भरोसा जताता है उसे क्या बोलते हैं, और जिसके भले के लिए करता है उसे बोलते हैं बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी। क्या 3 लोग समझ आते हैं। पार्टीज कितने होते हैं ट्रस्टी में, 3, ऑथर, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। पर कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, ऑथर और, अब तो ऐसे बोलेंगे ऑथर और ट्रस्टी के बीच में, पर किसके भले के लिए, बेनिफिशियरी के लिए। क्या हमारे को इतनी बात समझ आती है। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे आपने सुना भी होगा, माता वैष्णो देवी श्राइन ट्रस्ट। माता वैष्णो देवी श्राइन ट्रस्ट एक ट्रस्ट बनाई गई, जो हम अब वहां पे बेनिफिशरीज कौन है, पब्लिक एट लार्ज। बहुत तो लोगों के लिए भले के लिए होता है। कि इतनी बात समझ आती है। अब मेरे को एक बात समझना ध्यान से, एक अंबानी के जैसे कोई परिवार था जिसमें 1000 करोड़ था, अभी एग्जाम्पल जो दे रहा हूं ध्यान से सुनना, और 1000 करोड़ के लिए माँ बाप ने, मिस्टर एक्स ने एक ट्रस्टी को अपॉइंट कर लिया। देखो आसान करने के लिए मैं बोल रहा हूं, ए ऑथर इज इक्वल टू ए। यहां पे देखो मैंने एग्जाम्पल भी दिया, ऑथर के पास बहुत पैसा है, इसलिए देखो पैसा से बरस रहा है, इसमें इतना पैसा है कि पैसा बरस रहा है। तो इसने टी को बुलाया, और टी को क्या बना दिया, ट्रस्टी। किसके लिए बना रहा है, अपने परिवार वालों के लिए बना रहा है। इसको आगे जाके बोलेंगे प्राइवेट ट्रस्ट, पर अभी इतना समझने का नहीं, अभी इतना समझते हैं ट्रस्टी। अब इसने सारे बेनिफिट अपने बच्चे के लिए बना दिए, पर ट्रस्टी ने आगे जाकर जब फादर की डेथ हो गई तो ट्रस्टी ने पैसा ही नहीं दे रहा बेनिफिशियरी को, तो बेनिफिशियरी का एक्शन ले सकता है, ऑब्वियसली ले सकता है। अब हम क्या पॉइंट बोलेंगे, ऑल्दो बेनिफिशियरी इज नॉट अ पार्टी टू द, बट ही इज अ पार्टी टू द कंसिडरेशन, सो ही कैन टेक। अब हमें अगर बेसिक समझ आ जाता है ना तो हर चीज समझ आ सकती है। क्या 3 पॉइंट पहले डन है। देखो आज की क्लास को ओवरव्यू दे रहा हूं फटाफट से। हम पढ़कर आ रहे हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओनली 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 पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन टेक, outsiders are not allowed to take action, but if outsider is a party to the consideration he can take। इसमें हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, पहला पढ़ा फैमिली सेटलमेंट, दूसरा पढ़ा मैरिज एंड मेंटेनेंस, और तीसरा भी हमने पढ़ा ट्रस्ट, बेनिफिशियरीज इन केस ऑफ ट्रस्ट, यानी बेनिफिशियरीज कैन ऑल्सो टेक एक्शन। डन है क्या 3, 3 में कोई डाउट। अब बढ़ते हैं आगे। एक वर्ड मैंने आपको सिखाया था, आर और ई। जो करता है वो क्या होता है, अर, और जिसको मिलता है वो क्या होता है, ई। हमने सारी डेफिनेशन ऐसी कर ली थी कि जो हम कुछ भी कर रहे होते, जैसे हमने बोला था प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी। एक बार ध्यान से सुनना, अगर मैं कुछ किसी को असाइन कर देता हूं, राइट, मान लो मेरी कहीं मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, कोचिंग पढ़ा रहा था, वहां से मुझे 50 के मिलने थे, मैंने बोला 50 के आप जाके ले लो, मैंने दिए ना, मैंने आपको अपना राइट क्या किया, असाइन, तो मैं क्या बन जाऊंगा, असाइनर। यार समझ आता है ना, आर और ई की गेम है। जो असाइन करेगा वो क्या बन जाएगा, और जिसको असाइन करेंगे वो क्या बन जाएगा, असाइन। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको 50 के असाइन कर दिए। अब जो इंस्टीट्यूट में आप गए ना 50 के लेने, वो दे ही नहीं रहा। कॉन्ट्रैक्ट किसका किसके बीच में हुआ, मेरा और इंस्टीट्यूट का। क्या आप अब एक्शन ले सकते हो, यस, यू कैन टेक एक्शन, यू कैन टेक action, you can take action, why, because now you are a party to the consideration, because अब आपका इंटरेस्ट है, आप नहीं लोगे तो कौन लेगा। एक बार मैंने कहा जा भाई जाके ले ले 50,000 पे और ऐश कर, तुम्हारा लेने का तुम्हें पैसे नहीं दे रहे, वो मैं कहूंगा तो मांग ना, फिर तुम कह रहे नहीं दे रहे, मैं कहूँ मार एक्शन ले। क्यों लोगे आप एक्शन, बिकॉज नाउ यू आर अ पार्टी टू द कंसिडरेशन। क्या बात समझ आती है। इसको बोलते हैं
असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप असाइनी हो, असाइनर तो मैं था, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट था पर आपका डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट, बट फिर भी अब आप एक्शन ले सकते हो बिकॉज यू हैव ए इंटरेस्ट। क्या हमारे को 4 पॉइंट रन है, और ये अगली क्लास में याद होने चाहिए। अगर अगली क्लास में ये याद नहीं है तो फिर पुराना सारा भूलते जाएंगे और आगे होता रहेगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। और पता है बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। अगर हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो बहुत आसान है, एक बार में सारा पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। क्या हमारे को अभी तक का सारा याद है? 4 पॉइंट्स और स्टार्टिंग की पॉइंट बोला हमने। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है ओनली ऑन ओनली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन टेक एक्शन, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू टेक एक्शन, देयर आर 4 एक्सेप्शंस बिकॉज दे आर पार्टी टू द कंसिडरेशन। इतना फास्ट बोल सकते हैं। और 4 एक्सेप्शन में हमने बोला, पहला बेनिफिशियरीज इन केस ऑफ ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, मैरिज एंड मेंटेनेंस और असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो मुझे तो 1 मिनट भी नहीं लगता, क्या आपको याद रहेगा? इस स्पीड में जब हम करेंगे ना तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे 15 से 20 मिनट में हम एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं। और फिर हमें लगेगा भाई यार कुछ भी नहीं है पढ़ने को, एग्जाम वाले दिन हमें सब कुछ पढ़ना होगा, तो हम इस स्पीड में ही पढ़ेंगे तभी। अगर हम उस समय यही करेंगे क्या पढ़ा था क्या था, फिर नहीं, फिर वो उस दिन आप ना पूरे इतने प्रेशर में आओगे कि पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक दिन में नहीं पढ़ पाओगे और फिर वो कहानी खत्म हो जाएगी। फिर वो होता है ना, हमारे ऐसे कहते थे फॉर एवरी, मतलब हमारे दिसंबर और जून में पेपर होते थे सीएस के, तो वो ऐसे कहते थे कोई नहीं डीजे करेगा। डीजे का मतलब होता है दिसंबर जून, यानी कभी दिसंबर देगा कभी जून देगा, कभी दिसंबर देगा कभी जून देगा, और डीजे होता रहेगा। तो ऐसा वाला डीजे नहीं करने का, समझ आता है? डीजे नहीं करने का, एक बार में क्लियर करने का। क्या हमारे 5 पॉइंट डन है? अब एक पॉइंट ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से। एक बात बताओ, एजेंट और प्रिंसिपल मैंने कई बार बता दिया गया। अभी इस चैप्टर को शुरू किए हुए हमें 4 से 5 दिन हुए हैं और हर दिन मैंने एजेंट का नाम कहीं ना कहीं लिया है। जो बंदा किसी के बिहाफ पे कोई काम करता है और जो करवाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। अब देखो एक एग्जांपल, द प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू बाय एन हिज एजेंट, बाय हिज एजेंट प्रोवाइडेड दैट द एजेंट एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। बहुत ध्यान से समझना। एक बात बताओ, पता है आपको, मैंने बुक्स बेचता था क्या मतलब बेचता हूं? इट्स लाइक देखो मैं आपको बताऊं, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएसईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीए इंटर, सीएमए इंटर, इन सब की बुक्स बिकती थी, सबकी। अब इसके लिए एक बात बताऊं, अब क्या होता है ना, अलग अलग लोग होते हैं। एक बंदा हो, जैसे मान ले मिस्टर एक्स है, जो सिर्फ मेरी सीए फाउंडेशन की बुक बिकवाता है, एक सीएमए की बिकवाता है, एक सीएस की बिकवाता है। समझ आता है? अब उसने किसी इंस्टीट्यूट से, किसी डीलर से, कहीं से भी बात कर ली, 15 बुक्स 20 बुक्स जो भी है, क्या इतनी बात समझ आती है? मेरे, मैं कौन हूं? प्रिंसिपल। वो कौन है? मेरा, क्योंकि मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है ना वो। मैं उसे बोल रहा हूं बिकवा, तो वो बिकवा रहा है। प्राइस फिक्स मैं कर रहा हूं, यानी कंट्रोल मेरा है। अब ध्यान से समझना, उसने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, बहुत ध्यान से समझना। मान लो उसने एक इंस्टीट्यूट से कर लिया, मैं नाम नहीं बता सकता, मान लो एएम बता देता हूं। एएम के साथ उसने क्या कर लिया? इंस्टीट्यूट, सॉरी, एएम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किसने किया है? मेरे एजेंट ने। किसके साथ? इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप थोड़ा सा समझ पाओ तो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है? एएम और मेरा एजेंट, मानते हो? पर अब इंस्टीट्यूट पहले पैसे ही नहीं दे रहे, बुक्स ले ली और पैसे। आप बताओ क्या मैं जाकर एक्शन लूंगा? तो यही तो बोला, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा एजेंट करता है, अगर एजेंट ने अथॉरिटी के अंदर काम किया, जो मैंने उसे बोला था उसी के अंदर काम किया है, तो प्रिंसिपल कैन ऑल्सो टेक। ऑल्दो प्रिंसिपल इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट प्रिंसिपल हैज अ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इज अ पार्टी टू द कंसिडरेशन, प्रिंसिपल कैन टेक। क्या 5 के 5 डन है? 5 पॉइंट में पहले कोई डाउट? यानी इन सारे केसेस में ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट उसका कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में लेना देना है, तो वो भी एक्शन ले सकता है। अगर इसको मजाक में समझाऊं तो देखो ये वाली बात हो गई। आपने शादियों में देखा हो, सबसे ज्यादा ना मजा इस बात का आता है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, होता रहता है ऐसा, हर चीज को ना लॉ से कनेक्ट पता नहीं क्यों मैं कर जाता हूँ। एक शादी थी जिसमें मेरी कजिन सिस्टर की शादी थी, अभी थोड़े टाइम पहले ही। अब क्या हुआ, कजिन सिस्टर की शादी थी, तो जैसे वो मेरी मामे की लड़की थी, ठीक। अब उसका भी तो एक ब्रदर, मतलब उसके उधर के कजिन वाले भी होंगे जो नान के साइड के, उसके नान के साइड के लड़की के, जैसे हम तो इधर से हुए,
हम तो दांत के साइड के हो गए उसके, और उधर से उसके नान के साइड के भी थे, यानी इन सिंपल वर्ड्स उसका एक और कजिन था दूसरी साइड से। अब मैं लड़का, वो लड़का और मेरा मासी का लड़का, हम 3 लोग थे, बाकी सारी लड़कियां थी कजिन्स में। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ, अगर आपको समझ आता हो तो जूता छुपाई रस्म किसकी है? सालियों की। अब सालियां नेगोशिएट कर रही है किसके साथ? जीजू से। अब मुझे तो लॉ ही समझ आ रहा है बस, जीजू एंड सालियार पार्टी शुदा कॉन्ट्रैक्ट। वो जो मेरा दूसरा वाला उधर वाला उनका कजिन था ना, वो भी उनके साथ, नहीं जीजू नहीं आपको देने पड़ेंगे। हाँ, मैं हंस रहा हूँ उसको देख के, और मैं कह रहा हूँ भाई तू क्यों कर रहा है, तू साली है तेरे को थोड़ी मिलेगा, हम मजे ले रहे हो उससे। मैं क्या करूँ, तू साली है तुझे थोड़ी मिलेगा। नहीं, जितना मिलेगा उसमें मेरे को भी तो ये लोग हिस्सा देंगे ना। हमारी पहले से बात हो रखी है कि वो उतना ही जितना लेंगे, 51,000 लेंगे तो उसमें से 5 हिस्से होंगे, 4 लड़कियां, एक मेरा भी होगा। अब मेरे दिमाग में तुरंत से क्लिक किया, ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बट ही इज अ पार्टी टू द कंसिडरेशन। देखो लॉ कहीं भी कनेक्ट होता है, तो हर जगह लॉ चल रहा है, बस हमें लॉ को फील करने का है कि इतनी बात समझ आती है। तो यानी वो सारे लोग, अब ये तो देखो 4-5 एग्जाम्पल दिए, पर वो सारे लोग जिनका कहीं ना कोई कंसिडरेशन से लेना देना है, कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना है, कैन टेक एक्शन। डन, इतनी सी बात। एक लास्ट पॉइंट है बस, ये यूनिट भी खत्म होने वाला है हमारा, उसके नया यूनिट भी स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। यार एक्नॉलेज, यार एक्नॉलेज वर्ड सुना आपने? एक्नॉलेज का मतलब होता है जहां हम एक्सेप्ट करते हैं। कहते हैं ना मैं एक्नॉलेज, जैसे आप एक्नॉलेज करते हो कि आप पढ़ते नहीं हो, दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेज। करते हो सर, एक्सप्रेस नहीं पर इंप्लाइड बाय कंडक्ट। देखो यार, पंगा नहीं लेने का, आई कैन कनेक्ट लॉ, और आपको पता है हर बात पे कनेक्ट कर सकता हूं, तो आप अगर एक बोलोगे तो मैं आगे 4 बताऊंगा। एक्सप्रेसली आप जो मर्जी को, पर इंप्लाइडली फील होता है कि यस आप एक्नॉलेज करते हो कि आप पढ़ाई नहीं करते। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से एक्नॉलेज का मतलब होता है जहां पे हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। एक एग्जांपल, मैंने आपको बोला मेरा फोन पकड़ो, आपने रख लिया, और मैंने फोन करके पूछा फोन पहुंच गया ना आपके पास, आपने बोला हाँ सर पहुंच गया। क्या किया आपने? एक्नॉलेज। क्या एक्नॉलेज वर्ड समझ आता है? एक्नॉलेज का मतलब होता है हाँ सर मेरे पास ये चीज है, जो आपने कहा है वो है मेरे पास, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेज। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ये मुश्किल हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूं, 5 मुश्किल नहीं थे, पर ये वाला ना कई बार बच्चों को कंफ्यूजन आ जाती है कि सर ये क्या था। तो मैं आपको बहुत ध्यान से इसलिए एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि शायद आपको ना आए। देखो एक्स गिव्स 5,000 किसको दिया है? वाई को। एक्स गिवन टू वाई ₹5,000 अगेंस्ट टू बी गिवन टू जेड। एक सिंपल सी बात ऐसे कर रहा है, एक्स वाई जेड, कितनी बात समझ आती है? एक्स ने किसको पैसे दिए हैं? वाई को। कितने? और कहा ये किसको दे देना? जेड को दे देना। इतनी बात समझ आती है? यानी सर एक्स ने देने जेड को है, एक्स ने देने जेड को है, पर किसके वाया दे रहा है, किसके थ्रू दे रहा है? वाई के थ्रू दे रहा है। अब इतने में तो पहले कोई डाउट नहीं है, वाई ने जेड को जैसे इंफॉर्म किया, वाई ने जैसे जेड को क्या किया? एक्नॉलेज किया, हाँ जी सर एक्स के तरफ से पैसे आ गए। एक बात बताओ मुझे जल्दी से, पहले कॉन्ट्रैक्ट में, इन पहले नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में जेड को पैसे किससे मांगने हैं वैसे? एक्स से ना, एक्स से ना, क्योंकि वो जेड को मिलने हैं तभी तो वो एक्स वाई को दे रहा है, और वाई बोल रहा है आप जेड को दे देना। यानी इन जनरल मुझे ऐसा लग रहा है एक्स और वाई जेड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्स और जेड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और जेड को पैसे मिलने हैं, पर वो किससे मांग रहा है? एक्स से, मानते हो? पर जैसे ही वाई ने चिल्लाया, वाई ने बताया हाँ जी सर मैं एक्नॉलेज करता हूं कि मुझे 5,000 मिल गए और आपके 5,000 मेरे पे पड़े हैं। बहुत ध्यान से समझना। अब 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 जेड किससे पैसे मांगेगा? वाई से। ऑल्दो वाई इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्दो वाई इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट अब उसने एक्नॉलेज कर दिया है तो उस पर भी एक्शन हो सकता है। क्या बात समझ आती है? यानी पहले तो जेड सिर्फ एक्स से ही मांगता, बट अब वो किससे और भी मांगेगा? वाई से, क्योंकि अब वाई ने एक्नॉलेज किया तो ऑब्वियसली एक्स की ऑब्लिगेशन खत्म हो गई है। अब तो इसे ही देना। क्या ये 6 के 6 पॉइंट डन है? देखो यहां लिख भी दिया, लेटर ऑन वाई रिफ्यूजेस टू पे मनी टू जेड, बाद में वाई ने मना कर दिया मैं नहीं दूंगा, तो जेड जो है वो वाई पे केस भी कर सकता है, यानी उस पर एक्शन ले सकता है। ये नीचे देखो पूरा एग्जाम्पल बनाया आपके लिए सेम। इधर देखो क्या लिखा हमने,
एक्स वाई जेड, एक्स ने इसको पैसे दिए और किसको बोला इसको दे देना, बाद में ये मना कर रहा है कि मैं नहीं दूंगा, पहले इसने एक्नॉलेज कर लिया, तो अब ये इस पे केस थोड़ी करेगा, इस पे करेगा। ऑल्दो इनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट अब उसका उस कॉन्ट्रैक्ट में लेना देना है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता था। टॉपिक इज ओवर। क्या आज का पहला टॉपिक, आज हमने बहुत 2 टॉपिक शुरू करने हैं, एक तो खत्म भी हो गया। ये टॉपिक छोटा सा था, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अब देखो मेरे को तो 2 मिनट भी नहीं लगते, और सच्ची बता रहा हूं रियल पढ़ाई यही है कि अभी का पढ़ा हुआ आप घर पे या जब भी पढ़ रहे हो तो 1 मिनट में फटाफट से रिकॉल कर पाओ। मैं शायद कुछ भी ना देखूं ना, ये मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हुए शायद 10 साल हो गए होंगे, हो ही होंगे 10 ईयर्स, पर मैं कोई भी चीज देखूं ना तब भी आप मुझे आंख बंद करके बोलोगे ना, मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का 85% वैसे ही सुना सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वो पढ़ाई होती है सर, 10 साल पहले पढ़ा था, और यही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ही पैसा कमा के देता है, क्योंकि हर लॉ में ये, पहले तो ये सीए इंटर में भी होता था, तो सीए इंटर को पढ़ाता था तब भी, सीएमए इंटर में अभी भी है, तो सीएमए फाउंडेशन में भी है, सीएमए इंटर में भी है, सीएसईटी में भी है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी है। तो एक चैप्टर ही कितना पैसा कमा के देता है आप सोच नहीं सकते। इसके एक लेक्चर, मतलब इसके जो टोटल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के लोग लेक्चर बेचते हैं वो भी 1500 रुपए के बेचते हैं, सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। लाइव ऑनलाइन भी बेचते हैं ना, 1500 रुपए का सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बेच देते हैं। तो सो इंपॉर्टेंट चैप्टर सर, कुछ कमाओ ना कमाओ ऐसे ही कमाओगे आप। तो इसलिए कहते हैं जो आप पढ़ रहे हो वो यूज है का है। प्रोफेशनल कोर्स का एक रूल है, जो हम पढ़ रहे हैं उससे हम पैसा कमाएंगे, शौक शौक में नहीं पढ़ रहे और कोई फालतू का नहीं पढ़ रहे, हर एक चीज से पैसा कमाओगे आप जो आपने सीखा है। चाहे आप उसको डायरेक्टली यूज करके एप्लीकेशन करके कमाओगे, पढ़ा के कमाओगे, या अपनी लाइफ में यूज करके कमाओगे, पर कमाओगे। तो वेस्ट नहीं करने का, और समझा हुआ होगा ना तभी वेस्ट नहीं होता। रट्टा मारा है तो सर हम वेस्ट ही है, क्योंकि सर वो यूज नहीं कर पाओगे आप, ना पढ़ा पाओगे ना कुछ कर पाओगे, तो सारा बर्बाद है। क्या हमारे को अभी समझ भी आया और याद भी हुआ? हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन एक्शन ले सकता है? सारे आ जाओ सड़क से, या ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट? बट एक एक्सेप्शन बताई और एक पॉइंट समझाया कि पार्टीज टू द कंसिडरेशन कैन ऑल्सो टेक एक्शन। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था सर, ये बेनिफिशरीज इन केस ऑफ ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, असाइनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज एंड मेंटेनेंस, एक्नॉलेजमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट इंटर बाय एन एजेंट। 6 पॉइंट से क्या डन है? देखो हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया। और मैंने बोला था 30 मिनट लगेंगे, 32 लग गए, पर हमारा पहले 30 मिनट में एक टॉपिक खत्म हो गया। अब 2 सेकंड का ब्रेक ले लो, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका पुराने से कोई लेना देना नहीं है, पर ये अल्टीमेट है। ये आपके लाइफ में तो यूज होना ही होना है, और एग्जाम में भी यूज होना है। मैं बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के कगार पे हम पहुंचने लगे हैं धीरे धीरे। फ्री कंसेंट जैसे ही खत्म होगा ना, तो अब हमारा चैप्टर बहुत छोटा सा रह जाएगा। आगे आगे के पॉइंट्स बहुत सिंप्लीफाइड हैं। जो सारा दम रह गया इस चैप्टर में वो फ्री कंसेंट में है, क्योंकि ये मुश्किल तो है ही है, समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। देखो मैं बहुत ध्यान से समझाता हूं। कई बार ना हम ऐसा करते हैं, आपने भी देखा होगा, कोई बंदा है, उसको मान लो उसके पास कोई चीज पड़ी है, ऐसे 1 करोड़ रुपए का घर पड़ा है, मान लो 10 करोड़ का घर पड़ा है। जो अमीर गुंडे वाले लोग होते हैं वो आते हैं उनके घर पे और बोलते हैं, मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, कहते हैं कि आप ना ये वाला अपना घर दे दो हमें। देखो बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं? आप अपना घर दे दो। वो जो दूसरे बंदे होते हैं कहते हैं नहीं जी हमें अभी नहीं बेचना है। तो पता है एक लाइन बोलते हैं, ध्यान से सुनना, मैंने ऐसा कई बार देखा। आपका वो बच्चा है ना जो उस स्कूल में पढ़ता है, बच्चा रहेगा तो घर है, घर रहेगा तो घर का क्या करोगे जब बच्चा ही नहीं है? तो क्या एक तरीके से धमकी दी उसने? हाँ, ये धमकी थी, इनडायरेक्ट धमकी, एक्सप्रेस नहीं थी पर इम्प्लाइड थी। समझ आता है क्या? तो उन्होंने क्या बोलने की कोशिश की कि अगर आप नहीं दोगे ना तो हम आपके बच्चे को मार देंगे। अब एक बात बताओ, उन्होंने बोला चलो दे देते हैं। क्या उन्होंने कंसेंट दी है? हाँ, कंसेंट तो दी है। एक बात समझना, हम किसी को हाँ बोलें दैट इज अ कंसेंट, ये तो सिंपल बात है। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही तो बोला, ऑफर एक्सेप्टेंस, और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है तो एक्सेप्ट होने के लिए क्या देता है बंदा? कंसेंट। यार मैंने बोला मैं अपना फोन बेचना चाहता हूं, आप खरीदोगे? आपने ऐसे मुंह हिलाया हाँ कर देंगे, दैट इज अ कंसेंट। पर कंसेंट बहुत अलग तरीके की भी होती है। एक होता है खुशी, राजी खुशी। क्या होता है? एक राजी खुशी, और एक होता है जबरदस्ती। किसी भी तरीके से, अभी धमकाना नहीं, अभी यही पढ़ना, पूरा टॉपिक यही है, किसी भी तरीके से, पर अपने मन से हाँ नहीं है, जोर जबरदस्ती की हाँ।
उसे बोलते हैं कि सर कंसेंट नहीं है। अब उसे मैं उल्टा बोलूं तो फ्री कंसेंट नहीं है। तो मैं ऐसा बोलूं, लॉ मानता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री, जहां कोई भी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, हम अपनी मर्जी से, अपनी सोच से, अपने होशो हवाश में हाँ बोले, दैट इज कॉल्ड फ्री कंसेंट। अब मुझे देखो ऐसा याद आ रहा है, स्कूल में होता था, स्कूल में टीचर होते थे पीटीएम के टाइम, और वो बैठे होते थे बेंचेस में, और बच्चे माँ बाप के साथ आते थे, और वहां टीचर पूछते थे, जो क्लास टीचर होते थे, चाहे वो अच्छा पढ़ाए या ना पढ़ाए, उस पूछते थे मैं कुछ गलत पढ़ाता हूँ, मैं कम पढ़ाता हूँ, और आप अंदर से मन तो हाँ का है, फिर कह रहे, नहीं सर, क्योंकि अगर आपने हाँ बोला तो अगली क्लासों में फिर आपको उसका सबक मिल जाएगा। क्या आपने भी कंसेंट दी थी कि हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पर वो फ्री। अब इससे ज्यादा क्या एग्जाम्पल दूं, जोर जबरदस्ती कि अगली क्लास में क्या हो जाएगी, कुटाई। अगली क्लास में तो हम पिट जाएंगे भाई, ये अगली क्लास में किसी भी बहाने से हमें बहुत कूटेंगे। वो मेरे स्कूल में एक टीचर थे, इतना वाहियात पढ़ाते थे, इतना वाहियात पढ़ाते थे, पर हम डर के फिर भी कहते थे बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर आप, सर आपसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हम ऐसा बोलते इसलिए रहते थे क्योंकि वो हमें ना मारे कहीं कम से कम, तो हमें ना मारे इसलिए हम उनकी तारीफ ही करते रहते थे। तो हमें, मुझे लग रहा है वो कंसेंट नहीं थी, वो क्या थी, फ्री कंसेंट। मुझे याद है मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, वो ना बहुत बेकार पढ़ाते थे, बहुत ही बेकार। वो ना मेरे घर के पास से निकलते थे, और वो घर के पास से निकल के स्कूल, कहीं स्कूल के पास से घर, मेरे घर के एरिया से निकल के जाते थे। तो ना आई यूज टू ऑफर हिम लाइक स्वीट्स वगैरह, सर खाओ खाओ, तो खिलाता रहता था उनको। मैं सोचता था कम से कम क्लास में ना मारे, स्कूल में ना मारे, तो मैं उनको खिला पिला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर वो आके पूछते थे अच्छे से समझ आता है ना। अरे सर आप कैसी बात कर रहे हो सर, आप सका पढ़ाया तो सर क्या बताऊं, मजा आ जाता है सर। तो वो कहते थे गुड गुड। अब क्या कंसेंट फ्री है, नहीं। मेरे साथ तो बहुत हुआ है। आपको पता है, मैंने 11th में, जब मैं कॉमर्स ली 11th में, तो मेरे नंबर 10th में बहुत अच्छे थे, गलती से आ गए थे, मतलब क्योंकि मैंने मैथ्स को याद कर लिया था, तो मैंने ले आया था मैथ्स में भी, मेरे मैथ्स में भी 80 आ गए थे। ऑल्दो आई डोंट लाइक, मेरे को बिल्कुल मैथ्स पसंद नहीं, आई हेट मैथ्स, पर मेरे आ गए स्टैंडर्ड, अच्छे नंबर आ गए सर। अब क्या हुआ ना, जैसे मेरे मैथ्स में 80 प्लस आ गए और मेरे सारे परसेंटेज अच्छे थे, तो पहले तो मेरे फोर्स किया गया कि साइंस ले। अब मैं कहा मुझे तो साइंस लेनी नहीं है। मतलब सर एक जनरली ट्रेंड क्या बना हुआ था ना, तब का भी और अभी भी है, कि कॉमर्स में वो जाता है जो उसको साइंस में एडमिशन ना मिल रहा हो। अब मेरे को तो जाना ही कॉमर्स में था, क्योंकि मुझे साइंस में ही इंटरेस्ट नहीं था, ना मुझे फिजिक्स समझ आती थी, ना बायो समझ आती थी, ना केमिस्ट्री समझ आती थी, और मैथ्स तो बिल्कुल ही नहीं। पर मैं पास हो गया हूँ गलती से अच्छे नंबरों से, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मैंने बहुत घर वालों को समझा समझा के मैंने ले लिया कॉमर्स, लेकिन मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे जिद करके जबरदस्ती विथ मैथ्स दे दिया। अरे यार तुम नहीं लोगे तो कौन लेगा, तुम्हारे इतने अच्छे नंबर है, 82 87 कुछ था, मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने जबरदस्ती दे दी। अब मैंने क्या ले ली, मैथ्स। अब बहुत ध्यान से समझना, जो स्कूल के टीचर वाले मैथ्स वाले थे ना, मुझे कुछ नहीं आती थी मैथ्स, ना मुझे समझ आती थी, मैंने उन्हीं से होम ट्यूशन भी ले ली, स्कूल के टीचर से ही ले ली, महंगी फीस सब कुछ। अब बहुत ध्यान से समझना, और वो मेरे पापा के फ्रेंड भी थे, स्कूल फ्रेंड, मतलब दोनों ने साथ में स्कूल पढ़ी होगी कभी। अब वो मेरे को जानते भी हैं, स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, घर पे भी पढ़ा रहे हैं, फीस भी दे रहा हूं मैं। सुनना ध्यान से क्या हुआ, वो मेरे साथ ना, वो मेरे से पूछते थे क्लास में, समझ आ रहा है, कोई कुछ बोले ना बोले, मैं जोर से चिल्लाता था यस सर, रोज बोलता था, रोज 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 मेरे से ऑफर देते थे, मैं एक्सेप्ट करता था, हाँ सर समझ आ रहा है। कहते थे पूरा क्लियर, मैं कहता था यस सर, कोई डाउट, नो सर। पूरे टाइम चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फर्स्ट फॉर्मेटिव आया, हमारे स्कूलों में वो फॉर्मेटिव समेटिव होता था, तो फॉर्मेटिव आया। अब फॉर्मेटिव 3 महीने बाद आया, फर्स्ट स्कूल से, मतलब 1.5 महीने बाद आया, 1.5 से 2 महीने बाद। अब उस फॉर्मेटिव में क्या हुआ, क्वेश्चन है 50 मार्क्स 50 मार्क्स के थे फॉर्मेटिव में। अब मैंने पेपर दिया, मेरे को तो एक भी नहीं आता था ना, जीरो, ना मैंने को कोई इंटरेस्ट था, ना मैं पढ़ रहा था, मेरे को तो शौक भी नहीं था, मैं तो टाइम पास कर रहा था। अब क्या हुआ ना, फॉर्मेटिव में जैसे मैंने पेपर लिखा, तो ना शुरू के 4, उस समय को 1 मार्क्स होते थे, वो वर्ड या भर दो, या ट्रू एंड फॉल्स, ऐसा कुछ मैथ्स के पॉइंट्स होते थे कुछ। अब वो तो मैंने किसी से चीटिंग करके लिख दिए, स्टार्टिंग के 4। वो स्कूल का एक बड़ा सा वो नोटबुक होती थी, जिसमें ऊपर नेम वगैरह की डिटेल्स भरते थे, और छोटी सी स्पेस पे ट्रू फॉल्स लिख के मेरा 1 पेज भर गया, और उसके आगे मैंने सारा ब्लैंक जमा कर दिया, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। अब पता क्या हुआ, लिटरली बता रहा हूँ, टीचर मेरे पास भागे भागे आए, जैसे ही मतलब एग्जाम हो गया ना, 2 4 दिन बाद जब वो कॉपी चेक कर रहे थे, वो मेरे पास आए, कह रहे बेटा इधर आओ।
कह रहे तुम्हारे ना लगता है बीच के पेजेस मिस हो गए। सोच भ्रम कितना मैंने पैदा किया हुआ था। टीचर ऐसा सोच रहा है बीच के मेरे पेजेस गायब हो गए, मैंने तो पूरा लिखा है। कह रहे बेटा कुछ मिल ही नहीं रहा, आपका तो सिर्फ पहला पेज है। मैंने इतना ही लिखा है, इससे ज्यादा मैंने कुछ लिखा ही नहीं। अब ध्यान से सुनियो, अब मैं जब उनके कोचिंग में अगले दिन फिर वापस गया ना, जब इसके बाद स्कूल में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। अगले दिन पता उन्होंने क्या बोला, बेटा आपने फीस दे दी है। मैंने कहा, कह रहे बेटा आपको मैंने बोला था ना मैं पढ़ाऊंगा। मैंने बोला हाँ जी सर। तो कह रहे बेटा मैंने कंसेंट दी थी और आपने यहाँ पढ़ा भी, आपने फीस भी दी है। उन्होंने मेरे को 15 डेज पढ़ा था मैंने उस दिन, उस महीने का 15 डेज का वापस किया रिफंड, और कहा बेटा मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। उन्होंने साफ बोला बेटा मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। कह रहे बेटा मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं आपको पढ़ा दूं। नहीं बेटा आप मतलब भगवान कहीं और से पढ़ लो बेटा, कोई टीचर मिल जाए तो पढ़ लो, पर मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा पढ़ो ही मत, आप मैथ्स छोड़ दो। मैंने उसकी बात मानते ही मैथ्स को छोड़ दिया और मैं हिंदी पे शिफ्ट हो गया, तो मैंने नहीं लीव करी मैथ्स के साथ। बट यहाँ पर बार बार उसने मुझे वार्न किया, और उसने एक डायलॉग मारा था क्लास में, वो आज तक नहीं भूलता मैं। अगली क्लास में जो कॉपी दी ना, उसने मेरे को देख के स्माइल मारते हुए था, क्या बोला, आई थॉट यू आर ब्लैक, सॉरी आई थॉट यू आर वाइट बट यू आर ब्लैक। पहले तो मैं यही समझ ही नहीं पाया ये बोल क्या रहा है। कह रहा साइंस आती, मैं कहा नहीं। कह रहा फिर ये भी नहीं समझ आएगा। फिर मेरे को मैंने बोला बताओ। कहता है व्हाइट का मतलब होता है जो सारी, सॉरी ब्लैक का मतलब होता है जो सारी चीजों को एब्जॉर्ब करता है। तो आई थॉट यू आर ब्लैक, पर व्हाइट वो होता है जो सारी सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। वैसे तुम, मुझे लगा तुम सब समझते हो और सब कुछ अपने अंदर ले लेते हो, पर तुम तो व्हाइट हो, सब कुछ रिफ्लेक्ट करते हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर उसने मेरे को बोला बेटा स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ तो कभी जिंदगी में मैथ्स मत पढ़ना, और मैंने उसकी बात मान ली। और मैंने कभी किसी लेवल पे मैथ्स नहीं पढ़ी। क्या समझ आता है? तो उसकी कंसेंट और फ्री कंसेंट में फर्क होता है। एक बंदा मन नहीं है पढ़ने का, मन कहता है हाँ अच्छा हुआ मैंने नहीं पढ़ी मैथ्स, और मैं आज प्राउडली फील करता हूँ अगर मैं मैथ्स पढ़ता तो शायद मैं अपने प्रोफेशन में कहीं कुछ बन ही नहीं पाता। क्योंकि सर मैंने सीए का फॉर्म लिया, मैंने सीए का फॉर्म इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें मैथ्स थी। फिर मैंने सीएस का फॉर्म लिया, सीएस में मैथ्स नहीं थी, मैंने कर लिया। मैं बताता हूँ, मैंने बीकॉम ऑनर्स ली। फर्स्ट मैं ना पेपर देने से पहले देखता नहीं था क्या है क्या नहीं है, तो मैंने बीकॉम ऑनर्स ली, मुझे पता ही नहीं। मैं पेपर देने गया, चौथे पेपर के बाद पांचवें पेपर वाले दिन दिखा मैथ्स दिख रहा है। मैं बिना पढ़े पेपर दे के आता था, मैथ्स दिखते मैंने बीकॉम ऑनर्स छोड़ दी। अगले साल पास। हाँ हाँ बिल्कुल सर, मैं कुछ नहीं रुकता, मैं एकदम ऑन द स्पॉट डिसीजन, पेपर ही नहीं देने गया अगला कोई भी। फिर अगले साल मैंने पास किया, इसलिए मेरी पहले सीएस हुई है, बाद में ग्रेजुएशन हुई है। मैं पहले सीएस बन गया हूँ, ग्रेजुएशन मेरी बाद में हुई है। ये इतनी बात समझ आती है? तो कंसेंट और फ्री कंसेंट में फर्क होता है। मुझे अगर ये मैथ्स मेरे प्रिंसिपल ने दिलाई थी, ये कंसेंट थी या फ्री कंसेंट थी? फ्री कंसेंट तो नहीं थी, मेरी जबरदस्ती हाँ बुलवा दी थी। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मैंने कहा ओके ले ही लेता हूँ, सर का आ रहा है तो। पर मेरी कंसेंट फ्री। अब समझ आता है कंसेंट होना और फ्री कंसेंट होने में फर्क होता है। बहुत बार हम हाँ बोल देते हैं पर हमारी इंटेंशन अच्छी मन से नहीं होती, तो कंसेंट फ्री नहीं है। यानी लॉ कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है, जब भी हम ऑफर को एक्सेप्ट करें तो वो फ्री कंसेंट के साथ करें, जोर जबरदस्ती से हाँ नहीं करें। क्या इतनी बात समझ आती है? अब लॉ कहता है फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? कहता है सर 5 चीजें ना हो, बहुत ध्यान से सुनना, अगर 5 चीजें ना हो तो कंसेंट फ्री है। कितनी चीजें ना हो? अगर 5 चीजें ना हो तो कंसेंट फ्री है। अगर ये 5 में से कुछ भी है तो कंसेंट फ्री। मैं एक दो बताता हूं, सुनता स्टार्ट करते याद करते। एक बात बताऊं, 2 तरीके का प्रेशर होता है अगर आपको समझ आए तो। एक होता है फिजिकल प्रेशर, एक होता है मेंटल प्रेशर। समझाता हूं। मे बी जब छोटा बच्चा होता है तो पापा की तरफ से आता है फिजिकल प्रेशर, मम्मी की तरफ से आता है मेंटल प्रेशर। मम्मी आंखों से घूरती है, समझ आ रहा है? दैट इज अ मेंटल। तो हम 2 प्रेशर, अगर हमने किसी को फिजिकली प्रेशर लगाया हो या मेंटली प्रेशर लगाया हो तो कंसेंट फ्री। अब मैं ध्यान से सुनना, मैं अभी एक एक वर्ड बार बार बोल रहा हूं। जो मैं फिजिकल प्रेशर की बात कर रहा हूं उसको लॉ में आज से नाम देंगे कोर्जन। क्या नाम देंगे? कोर्जन। और मेंटल प्रेशर को नाम देंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो 2 पॉइंट अभी यहां से मैं बोल रहा हूं, सिर्फ अभी ये वर्ड पढ़ रहे हैं, पूरे यूनिट में यही पढ़ना है मैं आज। पहला वर्ड क्या है? कोर्जन। दूसरा क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। यानी फिजिकल प्रेशर लगाएं या मेंटल प्रेशर लगाएं, इस दोनों को हम बोलते हैं कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या हमारे को 2 वर्ड एटलीस्ट आ सकते हैं? कह रहा है सर कंसेंट होनी चाहिए, पर वो कंसेंट फ्री होनी चाहिए, और फ्री तभी होगी जब इसमें ये 5 चीजें नहीं होंगी। यानी ना तो कोई फिजिकल प्रेशर हो, ना तो कोई मेंटल प्रेशर हो।
और फिजिकल प्रेशर को हमने नाम क्या दिया? कोर्जन। मेंटल प्रेशर को क्या नाम दिया? अनड्यू इन्फ्लुएंस। डन है क्या इतनी सी बात? कोई डाउट पहले इतनी सी बात में? अब मेरी बात और ध्यान से सुनना। सर पता क्या होता है, आपने वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? नहीं? देखो करो, मैंने कहा ना देखा करो। वहाँ एक लड़की है, वो बाबरी उसका नाम है, वो एक डायलॉग मारती रहती है, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। सुना है एटलीस्ट? सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। यार अगर मेरे से कोई चीज गलती से मिस्टेक हो गई, यानी मिस्टेक हो गई। अब एक बात समझना, मैंने आपको बोला मैं पढ़ाता हूँ, आ जाओ पढ़ लो। मिस्टेकली मैंने ये बताया ही नहीं, लॉ पढ़ाता हूँ, और आपको करना था मैथ्स ऑनर्स, और आप मेरे से पढ़ने आ गए। मुझे लग रहा है यहीं से सुसाइड ही कर लोगे अगर मैंने मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करी तो। समझ पाते हो? मैं जिसका जो फोटे नहीं है वो नहीं कर सकता। अब मुझे ना, मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मैं किसी को मैथ्स पढ़ाऊं। अरे बेसिक मैथ्स बहुत अच्छी है मेरी, पर वो टैन थीटा कॉस थीटा ये सब नहीं आता मुझे। और मैं वो किसी को पढ़ाने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है वो मर ही जाएगा। जिसमें मुझे ही एक सिंपल बात होती है, जिसमें मुझे मजा आ रहा है ना, मैं दूसरे को भी अच्छा फील करा सकता हूँ। अगर मुझे लॉ पढ़ाने में मजा आ रहा है तो मैं दूसरे को भी फील कराऊंगा, बट मुझे ही अगर मजा नहीं आएगा तो मैं कैसे कराऊंगा? तो अगर मैंने मिस्टेकली कुछ चीजें गलत कर दी तो भी आपके कंसेंट फ्री नहीं है, क्योंकि आपने मन से हाँ बोला ही नहीं ना, क्योंकि आपने उस चीज के लिए हाँ बोला ही नहीं जो आप चाह रहे थे। तो एक वर्ड होता है मिस्टेक। क्या हमारे को ये बात समझ आ रही है? तीन चीजें ना हो, वैसे पांच है पर तीन याद हो गई, तीन चीजें ना हो तो कंसेंट क्या है? फ्री। अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन और मिस्टेक। समझ आता है? इतने में कोई डाउट? क्या तीन वर्ड आप बोल पाओगे? पहला वर्ड क्या है? कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक। अब एक फर्क समझाता हूं, देखो ध्यान से मेरी तरफ देखो, एक बात समझाता हूं आपको। एक वर्ड, एक होता है मिस रिप्रेजेंटेशन और एक होता है फ्रॉड। अभी सुनना ध्यान से। सर मैं ना बोल रहा था और मैंने ऐसा बोलना शुरू किया कि सर मैं ना बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छा था। मैंने क्या बोला? मैं बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छा था, पर गलती से ये बोलना ही भूल गया। आफ्टर 12th, आफ्टर 11th, मेरा ना दो फेज पे पढ़ाई की है मैंने। मैं 10th तक द वीकेस्ट स्टूडेंट था अपने स्कूल का। 10th तक मेरी पढ़ाई बहुत बेकार थी। आफ्टर 11 12 मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी थी। मैंने अपनी पूरे कोचिंग में जहां मैं पढ़ता था 350 स्टूडेंट में से 9 बच्चों ने पास किया था। सिर्फ 350 बच्चों ने हमारे कोर्स में 9 बच्चों ने पास किया था। मेरे सेकंड हाईएस्ट थे। मेरे कॉस्ट में, जबकि मेरा मैंने बोला ना कि मेरे को तो लॉ पढ़ना था, सीएस बनना था, पर मेरे कॉस्ट में 80 मार्क्स थे इन सीएस एग्जीक्यूटिव। उस समय के अगर मैं अच्छी किसी कोचिंग में कॉस्ट सब्जेक्ट में 100 नंबर में से 80 नंबर थे, जबकि उस समय बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में अगर आपके 60 प्लस आते थे तो आपको लैपटॉप मिलता था। हमारे वाले कुछ नहीं देते थे, मेरे 80 आए थे। तो उस समय एक फेस था ना। पर मैंने अगर आपको ऐसा बोला मैं बहुत इंटेलिजेंट था बचपन में, तो ये मैंने गलत बोला है ना? ये फ्रॉड नहीं है, पर ये क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि मैंने गलती से गलत बोल दिया। मैंने जल्दबाजी में ये बोलना चाहा कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, पर मेरा बोलने का मकसद यह था कि आफ्टर 12th जहां मेरा करियर था, पर मैंने जल्दी जल्दी में बोला और मैंने ऐसा बोल दिया और आपने क्या मान लिया कि बचपन में इसकी अच्छी पढ़ाई थी। सर दोनों में एक फर्क आ गया। एक बात बताओ, मैंने जानबूझ के गलत बोला या गलती से बोल गया? उसे बोलते हैं, देखो ध्यान से, मैंने कुछ रिप्रेजेंट किया, मैंने कुछ रिप्रेजेंट किया जो गलत हो गया। दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। समझ आता है? अब मैंने, सुनो ध्यान से, आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने जानबूझ के झूठ बोला। दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। देखो मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में एक बारीक सी लाइन है इंटेंशन की। एक होता है गलती से गलत हो जाना, गलती से गलत बोल देना, और एक होता है जानबूझ के गलत बोलना। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, वो जो मकान बेचने वाले डीलर्स होते हैं ना, दे आर द फ्रॉड। फ्रॉड होता है। मैं बता रहा हूं, हम ना घर खरीद रहे थे, घर खरीद रहे थे तो हम घर देख रहे थे। ऐसा हुआ, हम जिस घर में रह रहे हैं, जो घर हमारा ही है, एक टाइम बाद प्रॉपर्टी डीलर ने वही हमें दिखा दिया, कह रहे ये वाला देख लो, ये बहुत बढ़िया है। हमने बोला ये मतलब, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर की ना चेन होती है, तो हमने एक प्रॉपर्टी डीलर को बोला, उसने आगे था उसको बोला, तो वो आगे उसको हमें को दिखा रहा है। एक ऐसे समय बाद हमारा घर हमें ही दिखा रहा है। वो एक लाइन ना उनकी फिक्स होती है। हमने ना 100 मकान देखे, तो 100 मकान में ना हमने 100 बार ये बात जरूर सुनी, ये सबसे पोश एरिया में, सबसे पहले ये बोलेगा सबसे बढ़िया लोकेशन है, दूसरी बात बोलेगा नियरेस्ट मेट्रो है, तीसरी बात बोलेगा इस प्राइस में और कहीं नहीं मिलेगा ये वाला। जो मकान दिखाएगा वो हर बार ये जरूर बोलेगा
कह रहा है एक तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का बेल्ट है। मैं सोचो हर चीज ही बढ़िया है इनकी, और जब आप बेचने जाओ तो आपकी लोकेशन सबसे खराब है, आपका क्वालिटी बेल्ट बेकार है, आपका तो एरिया भी ठीक नहीं है, सब उल्टा हो जाता है। तो वो फ्रॉड है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो क्या है। मैं ना एक बार मकान देखने गया किसी एरिया में, जनकपुरी में देखने गया। पता उसने मेरे को बोला जनकपुरी मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट्स के वॉकिंग, सॉरी 500 मीटर की, 500 या उसने 100 मीटर ऐसा बोला, 100 मीटर की दूरी पे है। सब मैं सोचा 100 मीटर की दूरी पे तो ले लेंगे, क्योंकि वो मेट्रो से बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। मतलब मुझे चाहिए था कि मेट्रो के बिल्कुल जनकपुरी वाले एरिया में मेट्रो के बिल्कुल बगल में मिले। तो मैं उसके पास देखने गया। पता उसने क्या किया, मुझे बोला आप माता चंदन देवी हॉस्पिटल आओ। भाई साहब वो इतनी दूर था जनकपुरी से, कितनी दूर, और वहां सी ब्लॉक के और अंदर जाके, इतना गंदा एरिया। मैं कहा तू तो यहाँ मुझे फ्री में दे तो भी ना लूं मैं। क्या फ्रॉड नहीं हुआ? फ्रॉड हुआ। उसके बाद डीलरों की लाइन लगे, इतने अलग अलग तरीके के डीलर अलग अलग बातें बताते हैं। एक डीलर कहेगा आ तो जाओ आप एक बार, एक नया टुकड़ा आया है, ऐसे ही बोलते थे, एक नया प्लॉट आया है, ये प्लॉट तो आप देखते ही ले लोगे। मेरे को ले गया वो जेल रोड, ये जेल रोड में, कहता जेल रोड में दिलाऊंगा आपको। हाँ जी, अब जेल रोड में ले गया, उसके कह रहा गुरुद्वारे के बिल्कुल बगल में, हाँ गुरुद्वारे के भाग बगल में, बगल वाली गली में। जो घर दिखा रहा है वो सड़क पे है, एक तो पुराना टूटा फूटा सा, कह रहा बस थोड़ा सा मारा मोटा बस आपको रिपेयरिंग की करानी है। मैं कहा यार ये तो अगर हम रिपेयर करेंगे पूरा घर ही गिर जाएगा नीचे। और कह रहा आपके बजट में ही है, और हमारे बजट से 2 टाइम ज्यादा है। कह रहा थोड़ा सा ही तो ज्यादा है, थोड़ा आगे बढ़ जाओ। क्या ये सब फ्रॉड नहीं है? एक होता है मिस रिप्रेजेंटेशन और एक होता है फ्रॉड। दोनों में फर्क क्या है? इंटेंशन का। अगर मैंने जानबूझ के गलत बोला तो फ्रॉड, गलती से गलत बोल गया तो, इतना समझ आता है क्या? लेकिन कुछ भी हो, फ्री कंसेंट तो, अगर मैं उसने ऐसे बोला आओ और ले लोगे क्या, मैंने कहा अगर अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, पर उसकी वो बातें ही सच नहीं हुई तो मेरी कंसेंट फ्री तो है ही, मैं लूंगा थोड़ी। बोलो समझ आता है क्या? यानी 5 चीजें मैंने बोली, अगर वो 5 चीजें ना हो तो ही कंसेंट फ्री है। पहली थी कोर्जन, दूसरी थी अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरी थी मिस्टेक, चौथी थी मिसरिप्रेजेंटेशन, पांचवी थी फ्रॉड। नॉट फॉल्स, इट्स फ्रॉड। क्या समझ आता है? क्या 5 वर्ड याद रहेंगे? ये हमारे एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन कौन सी 5 चीजें हैं, जो 5 चीजें हैं नहीं है तो फ्री कंसेंट है। तो हमें ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे। पहला कोर्जन, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा मिस्टेक, चौथा मिसरिप्रेजेंटेशन, और पांचवा फ्रॉड। और अब आपको इतना तो समझ आना चाहिए कि कोर्जन इज इक्वल टू फिजिकल फोर्स, कोर्जन इज इक्वल टू फिजिकल फोर्स, और ध्यान से सुनना, और मेंटल प्रेशर इज इक्वल टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो हम शुरू करें सबसे पहले कोर्जन। फिजिकल प्रेशर देखा आपने? फिजिकल प्रेशर में बहुत सारी चीजें हमने हाँ ना बोलते हुए देखा होगा। आपने देखा है कभी किसी को? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ ऐसा। पता है, सेकंड स्टैंडर्ड में था मैं, सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड में, सॉरी 6th स्टैंडर्ड में था। एक टीचर थे हमारे एसएसटी के, वो ना थोड़े से मेंटली सिक थे, मतलब मेंटली होता ना थोड़ा सा प्रॉब्लम, या मुझे लगता था पागल है ऐसा, और हमें तो ऐसे ही लग जाता है, पर वो रियली में पागल थे, मतलब ना साइको टाइप्स। तो एक लड़का था, मेरा फ्रेंड था, उसका नाम था आशुतोष। हम 6th स्टैंडर्ड में थे, और देख मेरे साथ क्या कांड हुआ। मेरा वो अच्छा दोस्त था, पर वो ना मजे लेता था कभी कभी। अब ना उसने जान पूछ के ना उन सर को, और ना सर को, जैसे सर के कुछ ट्रिगर पॉइंट्स थे, अगर आपने उस ट्रिगर पॉइंट को कर दिया ना तो वो पागल जैसी हरकतें करने लगते थे और बहुत गुस्से में आ जाते थे, जिससे वो मतलब साइको हो जाते थे। मतलब उनको गुस्सा दिलाने वाले पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर पॉइंट। अब मैंने उनको, मतलब उस मेरे दोस्त ने पता जान पूछ के क्या बोला, और ना हम लोग ऐसे करते थे कई बार एक दूसरे को, मतलब जान पूछ के फंसाने के लिए ट्रिगर कर देते थे सर को। उसने ऐसे सर के पास जाके बोला, हाँ सर ये आपके बेटे के बारे में क्या बोल रहा है। ये उनके ट्रिगर पॉइंट था कि अगर उसके बेटे के बारे में कुछ भी बोल दो तो वो परेशान हो जाते थे और चिढ़ जाते थे। मुझे आज भी याद है, मैं 6th स्टैंडर्ड में था, और वो एकदम हट्टे कट्टे टीचर, उन्होंने मेरे को ऐसे पकड़ लिया और ना गुस्से में ऐसे करा, तुम मेरे बेटे के बारे में गलत बोलता है। मैं कह रहा नहीं सर। कह रहे बोलता है, और चिल्लाई जा रहे चिल्लाई जा रहे, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उठा ही देंगे वो तो, एकदम गुस्से। और ना उनके हाथ में विकेट है, स्कूल में विकेट भी रखते थे टीचर्स,
वो विकेट से ऐसे गुस्से से मेरे पेट में करी जा रहे, मैं कह रहा हूँ नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मैं नहीं बोलता। तो उन्होंने ध्यान से सुनना, उस समय क्या बोला, बोलता है, हाँ बोलता है। क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं अब, क्योंकि एक तो उनकी थूक पड़ रही है मुंह पे, और एकदम गुस्से में है, एकदम बंदा गुस्से में है, और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। जो हाँ ना, फिर ना उस मेरे दोस्त ने फिर 2 मिनट बोला, ये तो सर आपके बेटे के लिए लेकिन तारीफ करता है, ये भी तो आपके बेटे जैसा सर, कोई बात नहीं, फिर वो रिलैक्स हो गए। मुझे लगा ये क्या किया मेरे दोस्त ने, मेरे ऊपर क्या लगवाया कोर्स, क्या मेरे ऊपर फिजिकली फोर्स नहीं लगवाने की कोशिश की, बहुत फिजिकल फोर्स लगने की कोशिश की। और भाई साहब 2 मिनट नहीं बता रहा तो मुझे शायद धक्का वक्का भी मार देता, उसका कोई भरोसा नहीं था। हम लोग ना मतलब लिटरली, एक दिन मुझे एक और याद आता है, एक दिन तो वो मेरे को ऐसे मारने के लिए दौड़ा टीचर, और वो होती ना स्कूल की वो नीचे बेंचेस होती थी, मैं बेंच के नीचे घुस गया हूँ, मतलब बेंच के नीचे अंदर चला गया हूँ। और भाई साहब वो टीचर मार रहा है, वो मेरी ड्राइंग की टीचर थी, उसने मुझे बचाया लिटरली, नहीं तो मुझे लगा ये तो आज मेरे को मार ही देगा। वो ऐसे साइको हो जाता था, और मेरे दोस्त ना मजे लेते थे, सर ऐसे कैसे बोल गए ये और कभी हम ले लेते थे। तो ये गलत है, लेकिन वो क्या लगाने की कोशिश कर रहा है, फिजिकल फोर्स। अगर इस फिजिकल फोर्स के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वो वैलिड। अब मान लो ऐसे मैं अभी यहीं से पॉकेट से गन निकालूं, और बेचेगा अपना फोन या नहीं बेचेगा, तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, ये बता दे पहले। 10 रुपए में फोन बेचेगा, हाँ या ना? हाँ पूछ रहा हूँ, फिजिकल प्रेशर के साथ ही पूछ रहा हूँ। क्या कंसेंट फ्री है? नहीं है। यही तो सिखा रहा हूं तब से कि सर जहां पर भी अगर हम किसी पे फिजिकल फोर्स अप्लाई करके कुछ हाँ बुलवाने की कोशिश करेंगे, कंसेंट फ्री, और उसे लॉ में क्या नाम देंगे, क्वेश्चन। क्या समझ आता है? अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या होता है। सर हम किसी पे फिजिकल फोर्स लगाएं, हम किसी पे फिजिकल फोर्स या लगाने की धमकी दे, दो बातें होती है। या तो हम किसी पे फिजिकल फोर्स लगाएं या लगाने की धमकी दे, दो चीज होता है। अप्लाई करें या थ्रेटन टू अप्लाई करें, मैं मार रहा हूं या मैं मार दूंगा। सुनो ध्यान से, किस चीज पे धमकी दें या लगाएं, टू हार्म द पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। दो बातें होती है, या तो तुम्हें हार्म करेंगे या तुम्हारी प्रॉपर्टी को हार्म करेंगे। उस चीज से बंदे हाँ बोल देते हैं। मैंने बोला भाई घर बेच दे, कह रहा नहीं, मैं कहा फिर वो घर ही नहीं रहेगा तो फिर फ्लोर कैसे बेचेगा, तो घर बेच दे। क्या मैंने प्रॉपर्टी को हार्म करने की धमकी दी? तो दो चीजें होती है क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से याद रखना, टू हार्म द पर्सन और द प्रॉपर्टी, या थ्रेटन टू हार्म द, छोड़ दे उसको, पढ़ाई पे ध्यान दे ले फटाफट से। क्या इतनी बात समझ आती है? हम या तो किसी पर्सन को थ्रेटन करें उसको हार्म करने के लिए, या उसकी प्रॉपर्टी को। क्या डन है इतनी सी बात? देखते हैं एक बार। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन के लिए, कह रहा था कमिटिंग, पहली बात क्या है, कमिटिंग कर देना, या थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। एक बात बताऊं, ये तो इंडियन पिनल कोड तो चलो अब खत्म ही हो गया, पर मैं बताता हूं कुछ लॉज में मना किया हुआ है, क्रिमिनल लॉज में मना किया कि ये काम आप नहीं कर सकते, और वो करने की करो या करने की कोशिश करो। जैसे मर्डर करना मना था, अगर हम मर्डर कर रहे हैं या करने की धमकी दे रहे हैं, जिससे क्या होने वाला है देखो ध्यान से, जिससे या तो आपका नुकसान हो जाएगा या आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान है। देखो ध्यान से, डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी या एनी पर्सन, हम किसी पर्सन को हार्म कर रहे हैं या किसको हार्म कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को, तो माना जाएगा कि कोर्जन लगा है। और उससे हम क्या लेना चाह रहे हैं, कंसेंट। ये करके हम उससे क्या ले रहे हैं, कंसेंट। तो ये वैलिड कंसेंट नहीं मानी, दैट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। समझ आता है इतना? हाँ जी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वॉइड नहीं होगा सर, ये वॉइडेबल होगा, अभी समझाऊंगा, थोड़ी देर मुझे 2 मिनट का टाइम दो, ये अभी वॉइडेबल तक समझाऊंगा, पर अभी रुक जाओ, अभी नहीं बोल सकता ये वॉइड होता है, वैलिड होता है, वॉइडेबल होता है। अभी अभी आपको वॉइडेबल पता ही नहीं है, तो फिर अभी वेट करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये टॉपिक खत्म होते होते आपको समझ आएगा। क्या पहले इतनी बात समझ आती है कि गलत तो हुआ है, गलत तो हुआ है। अब एक बात समझ चाहता हूं या पूछता हूं आपसे, सुसाइड सुना आपने? सुसाइड क्या होता है? सुसाइड अपने आप को मारना। आपको पता है सुसाइड करना क्राइम है? नहीं पता आपको? सुसाइड इज अ क्राइम, ध्यान से सुन लेना, सुसाइड इज अ क्राइम, जेल होगी आपको। पर एक बात समझना, क्या हुआ सर? समझाऊंगा ना सर, सब सुसाइड करना गलत है, सुसाइड करना अलाउड नहीं है। पता है क्यों सर?
हम पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहते हैं सर हमारे के पास ना आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीने का हक है। तो जो राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया उसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स को आप खत्म नहीं कर सकते, जो राइट मिले वो करना पड़ेगा। सर बहुत सारी वेब सीरीज आती है जिसमें बंदा बहुत ज्यादा बीमार है, मरने मतलब वो मरना चाहता है, कोर्ट से अप्लाई करते हैं कि मरने, तो भी कोर्ट अलाउ नहीं करती, क्योंकि बंदे के पास जिंदगी खत्म करने का हक नहीं है। समझ आता है? इसलिए बोलते सुसाइड करना क्राइम है, सुसाइड करना अलाउड। अब ध्यान से सुनना, लेकिन एक बात बताओ, अभी भी गलत आप समझ रहे हो, सुसाइड करना क्राइम है क्या? हाँ या ना? सुसाइड करना क्राइम है या नहीं है? नहीं है। आप सोचते ही नहीं हो ना सर, सुसाइड करना क्राइम कैसे हो सकता है? बंदा तो मर गया ना, अब उसकी डेड बॉडी को थोड़ी देर लेके जाओगे। अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अ क्राइम। अब देखो खेल कैसा है, आप लटके और थोड़ा सा सांस रह गए तो पुलिस उतार के आपको जेल ले चलेगी। हमारा लॉ ऐसा है, कहता है अगर मर गए तो मर ही गए। यानी सर क्राइम क्या है? अटेम्प्ट टू सुसाइड। सुसाइड इज नॉट अ, बट अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अ, उल्टा लॉ है हमारा। और क्योंकि देखो अगर आप मर गए तो आपकी डेड बॉडी को थोड़ी जेल लेके जाएंगे, इसलिए हमारा लॉ ऐसा कहता है अगर आपने करने की कोशिश की और आप बच गए तो कोर्ट आपको नहीं छोड़ेगा, आपको पुलिस कस्टडी में ले लेगी। तो आओ अब सुसाइड कराते हैं आपको। समझ आता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो बात मैंने बोली ना कि अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अ क्राइम बट ये सुसाइड इज नॉट अ क्राइम, ये सारी बातें दे रखी थी इंडियन पीनल कोड पे। अब ये लॉज बदल गया, भारतीय न्याय संहिता वगैरह आ गए, या भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा आ गए, अब बीएनएसएस आ गए, ये सब हमें पढ़ने अब आगे। बट मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, सुसाइड करना क्राइम है नहीं है, बट अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अ क्राइम। मानते हो? अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अ क्राइम बट सुसाइड इज नॉट अ क्राइम। बट दोनों केस हो, चाहे वो सुसाइड करो या अटेम्प्ट टू सुसाइड करो, दोनों कोर्जन माने जाएंगे। यानी एक बात हो तो मैं धमकी दूं, बहुत ध्यान से सुना, मैं धमकी दूं तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे मैं छत से कूद जाऊंगा, ये भी क्वेश्चन है। आपकी धमकी, मैंने आप कूद गया कि अब तेरे पे इल्जाम लगेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर, वो भी क्वेश्चन माना। अब मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि सर हमारा जो क्वेश्चन है ना वो इंडियन पीनल कोड से भी बड़ा है। यानी चाहे इंडियन पीनल कोड उसे लॉ क्राइम माने ना माने, पर अगर आपने किसी को फिजिकली कोई धमकी दी है या फिजिकल फोर्स लगाया है तो उसे कोर्जन माना। तो मैं सिंपल बोल सकता हूं कि कोर्जन इज अ वाइड टर्म। बोलो अब इतना समझ आता है? तो अभी तक टोटल हमने कोर्जन में बस इतना पढ़ा कि जहां पर हम किसी को मारते हैं, कमिट करते हैं या थ्रेटन टू कमिट करते हैं वो चीजें जो लॉ में मना है, टू हार्म द पर्सन और हार्म द प्रॉपर्टी। इतना याद हो सकता है क्या? और जो लाइन अभी मैंने बोली थी देखो यहां लिखी हुई है, इफ आईपीसी नॉट इन फोर्स एट अ प्लेस ऑफ कोर्जन, चाहे आईपीसी लगे ना लगे कोर्जन तो लगेगा। जैसे यहां पे हमने थ्रेट टू कमिट अ सुसाइड, थ्रेट टू कमिट अ सुसाइड इज अ क्राइम बट कमिटिंग अ सुसाइड इज नॉट अ क्राइम। क्या इतना बेसिक समझ आता है? अब आपने मेरे से जो सवाल पूछा था ना, बस उसी सवाल का जवाब आपने देना है। देखो पहले मैंने एग्जाम्पल दे दिए बहुत सारे, ये देखो अगले पेज पे हमने क्या दिया? एग्जाम्पल। ये बंदूक दिखा के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या है? क्वेश्चन है। यहां पे इसने उसको गोदी उठा के मतलब ऐसे उठा के ले गया, कह रहा है हाँ बोल रहा है, ये क्या है? ये यहां पे इसको पिस्टल दिखा रहा है, ये क्या है? क्वेश्चन है। अब आपने मेरे से पूछा था कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं, एक होता है सब सही, दैट इज कॉल्ड वैलिड, एक होता है सब गलत, दैट इज कॉल्ड, एक होता है बीच का, जैसे आप, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बेकार और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बढ़िया, बीच के जो बच्चे हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? ना इधर ना इधर, यानी स्टिल चांस टू चेंज, ऐसा बोले तो स्टिल चांस टू चेंज, यानी आप पॉजिटिव इधर भी आ सकते हो और इधर भी आ सकते हो, या तो अभी से पढ़ना बंद फेल, अभी से पढ़ना चालू पास, यानी हम 20 सिचुएशन में फंसे। कितनी बात समझ आती है? अब सुनना ध्यान से, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। एक बात बताओ, मैंने, आप अपना फोन दोगे? मैंने आपको प्रेशर लगाया, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको बंदूक दिखाई और आपसे 10 रुपए का फोन खरीद लिया, ये लो 10 रुपए 20 रुपए जो भी है, 100 रुपए में, चल 100 रुपए में ले ले, 100 रुपए ही नहीं मेरे पास तो चल 100 रुपए मान ले, मैंने तेरे को पेटीएम कर दिए, कितने रुपए में मैंने फोन ले लिया? 100 रुपए में। मानते हो आप? क्या मैंने जबरदस्ती लिया है या ऐसे लिया है? अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अब घर गए,
अब आप घर गए, घर जाके ना मन में सोच रहे हो ये तो सर ने गलत कर दिया मेरे साथ। अब आपने सोचा दो चीजें, चलना कोई बात नहीं, चलना कोई बात नहीं, एक साइड इधर छोड़ दिया, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट को चलने दिया, आपने कैंसिल नहीं किया, आपने क्या बोला चलन दे। दूसरा, पापा को बताया, पापा चलो कल फोन वापस लाना है, मानते हो? तो या तो आप एक्शन लोगे या नहीं लोगे। पहले वाले में आपने छोड़ दिया तो आपने कोई एक्शन, दूसरे वाले में आपने एक्शन लिया। देखो ध्यान से, जिसके साथ गलत हुआ है उसे आज से नाम देते हैं एग्रीव्ड पर्सन, जिसके साथ गलत हुआ है उसे बोलते हैं एग्रीव्ड पर्सन, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। आप यहां पे क्या बन गए? एग्रीव्ड पर्सन। अब ध्यान से सुनना, अब आपके पास ऑप्शन है, आइदर इसको वैलिड बनाना चाहते हो या इसको वॉइड बनाना चाहते हो। अगर आप चुप रहे तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, क्योंकि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ना, प्रेशर मैंने आप पे लगाया ना। अगर आप चुप रहे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, और अगर आपने एक्शन लिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? जब बीच की सिचुएशन होती है उसे बोलते हैं वॉइडेबल। समझ आता है? इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझाए थे। तो हम बोलते हैं वो वाला एग्रीमेंट, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल है। वैसे तो सही है, देखो चलता जाएगा चलता जाएगा, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो वैलिड है। अगर कभी किसी ने प्रेशर लगाया और किसी ने कुछ नहीं बोला तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही तो है, बट एक्शन ले लिया तो कॉन्ट्रैक्ट गलत है। बीच मजदार में फंसे में दैट इज कॉल्ड वॉइडेबल। क्या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आता है? अब एक बात बताओ, इस वाले में वैलिड होगा, वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा? वॉइडेबल होगा ना। जब तक आप चुप रहोगे तब तक वैलिड है, जब आप एक्शन लोगे वॉइड है। अब एग्जाम में पूछते हैं कि जहां पे कोर्जन लगाया गया था कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, तो बच्चा टिक लगा देता है वैलिड होगा, वॉइड होगा, और ऑप्शन क्या होगा? वॉइडेबल। इतना समझ आता है। पर आप अपने पापा को लेके आए कि सर ने मेरा फोन 10 रुपए में ले लिया है, आप अपने पापा को लेकर आए, आप लेके तो आ गए उनको, पर लॉ से खेलोगे भी, खेलना भी तो है। मैं क्या लॉ के प्रोविजन नहीं खेलूंगा आपके साथ? मैं आपसे पूछूंगा, मैं कहूंगा प्रूफ करो सर, प्रूफ करो ये बात कि मैंने प्रेशर लगाया है। बोलूंगा ऐसा मैं? बोलो ना, बोलूंगा ना। आप कैसे प्रूफ करोगे? कैसे प्रूफ करोगे कि सर ने प्रेशर लगाया था और तब मैंने बेचा है? बोल का थोड़ी होता है, लॉ में प्रूफ चाहिए होता है। कैसे, क्या प्रूफ दोगे? कोई एविडेंस दोगे ना, एविडेंस क्या दोगे? तो एविडेंस नहीं है तो केस तो ऐसे ही हार गया, वैलिड नहीं। सर सुनो क्या बोल रहा हूं ये, लेकिन प्रूफ करना किसको पड़ेगा? जो इल्जाम लगा रहा है, जो इल्जाम, यानी आपको ही करना पड़ेगा ना। यही लॉ लिखता है, देखो ध्यान से, बर्डन ऑफ प्रूफ, द बर्डन ऑफ द प्रूफ इज दैट the burden of the proof of that the consent was obtained by coercion lies on the person who want to relieve himself from the consequences। आप ही इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहते हो, आप ही चाहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, तो प्रूफ भी किसको करना पड़ेगा? आपको। देखो अब मैं टोटल कोर्जन को सम अप करता हूं। कोर्जन का मतलब होता है जहां पर हम किसी के साथ कमिट कर दें या थ्रेटन टू कमिट करें वो चीजें जो लॉ में मना की गई है, टू डिटेन द प्रॉपर्टी या टू हार्म द पर्सन। इतनी बात समझ आती है? और सर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। बट प्रूफ किसको करना पड़ेगा? जो बंदा इल्जाम लगा रहा है, यानी एग्रीड पर्सन। प्रूफ उसे ही करना पड़ेगा कि देखो सर कैसे हुआ। अब आप पता कैसे प्रूफ कर सकते हो? आप बोलोगे कि सर मैंने तो मना किया था, सर के पास पिस्टल है, सर ने वो पिस्टल निकाली थी, और आप प्रूफ दिखाओगे कि सर मैंने एक फोटो खींच ली थी जल्दी से कि सर ऐसे पिस्टल दिखा रहे थे। बहुत सारी चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी। आप दिखाओगे कि सर मेरा फोन तो 10 रुपए का है ही नहीं, मैं कैसे 10 का बेच सकता हूं? तो मैं बहुत सारी प्रूफ से दिखाओगे कि सर ने जबरदस्ती करी। और भी चीजें होंगी, अभी हम पढ़ेंगे कि सर के उस पोजीशन पे उस समय थे जहां पे वो मेरे को धमका पा रहे थे, तो इसलिए मेरे को बेचना पड़ गया। क्या बात समझ आती है? क्या हमारे को क्वेश्चन याद हो गया? देखो टोटल कितनी चीजें हैं? 5, और ये पांचों अगर नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा? फ्री कंसेंट। क्या हमने यही पढ़ रहे हैं क्या? फ्री कंसेंट मींस कि इन 5 में से कुछ भी नहीं होना। अगर ये 5 में से कुछ भी नहीं है द कंसेंट इज फ्री कंसेंट। और पहला भी हमने पढ़ा, बोलो क्या? कोर्जन। समझ आता है? कोनो डाउट? एनी सिंगल डाउट? क्या आपको एक पॉइंट सिंपल अच्छे से समझ आ सकता है? अब मैंने एक वर्ड बोला था अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये कैसा प्रेशर होता है? मेंटल। एक बात समझो, मेंटल प्रेशर ना सबसे नहीं आता, जिससे हम कनेक्टेड हो उसी से आ सकता है। मानते हो?
मेंटली आपको कोई प्रेशर तभी डालेगा ना जिसको आप जानते हो। सर सड़क पर चलता हुआ बंदे से आप मेंटल प्रेशर में नहीं आ सकते, फिजिकल प्रेशर में भले आ सकते हो पर मेंटल प्रेशर में नहीं आ सकते। क्या ऐसी बात समझ आती है? इट्स मेंटल प्रेशर का मतलब क्या होता है सर, समझना ध्यान से, जहां पे ना हम आपकी विल को, आपकी मर्जी को रेगुलेट कर सके। यानी आप कुछ भी कह रहे हो, आपको चलना हमारे हिसाब से पड़ गया बिना फिजिकल प्रेशर लगाया। वो कहते हैं ला शर्म में, लिहाज में हम किसी की बात मान गए, दैट इज कॉल्ड मेंटल प्रेशर। अब एक बात समझाता हूं, एग्जाम्पल सुनना। पता है डॉक्टर को जानते हो आप? डॉक्टर के साथ ना मेंटल प्रेशर होता है हमारा, होता है। आप अब डॉक्टर ऐसे करता है, टॉर्च ऑन करता है, कह रहा मुंह खोल, मना करेगा तू? डॉक्टर बोलता है मुंह खोल, तो खोलते हैं ना। डॉक्टर ने एक कैप्सूल दिया आपको, लाल वाला, आप कह दो कि ब्लू दो, कह देते हो कि ब्लू कैप्सूल दो, जो दिया खाओगे ना? उसे कहा अभी ये गोली अभी खा, खाओगे। वो कहा कल आइयो खाली पेट, तो अब आओगे क्या? अब एक बार बताओ, डॉक्टर से हम पंगा लेते हैं कभी? भाई साहब ले लो एक बार पंगा, बोलेगा ये वाली दवाई खा, फिर अगले दिन शमशान में ही मिलना। समझ रहे हो? पंगा नहीं लेते हम, डरते हैं थोड़ा सा। और बताता हूँ, एडवोकेट से, सीएस से नहीं लेते पंगा। पता है क्यों? किसी न किसी प्रोविजन में हम उन्हें फंसा देंगे, किसी न किसी प्रोविजन में हम उन्हें फंसा देंगे। तो सर लोग ना पंगा नहीं लेना चाहते जनरली, क्यों? क्योंकि सर हमारा उनके साथ क्या क्रिएट हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझ आता है इतना? और सबसे ज्यादा मैं बताता हूँ, एक ना वो आते हैं यार टीवीओ पे, पहले आते थे एक राम रहीम, आशाराम बापू सुना था आपने? एक आशाराम बापू आते थे आज से 10 साल पहले शायद। भाई साहब अल्टीमेट बंदा, राम रहीम और अल्टीमेट, इतने बातें करते थे यार, मतलब लोग उनकी बात मानते भी थे। एक दिन ना एक आशाराम बापू की बात बता रहा हूँ, बुजुर्ग थे, ऐसे बोलते थे, जैसे लाखों लोग देखने आते थे उनको, टीवी पे उनकी प्रथा वो आती थी, कथा आती थी। अब वो ना ऐसे बोलते थे, मान लो एक बंदा आया रोता पिटता कि अरे सर मतलब बापू मेरी ना वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, वो ठीक नहीं हो रही, हमने बहुत डॉक्टर को दिखा लिया। इधर से जवाब क्या देते थे सुन, आइसक्रीम खाई थी क्या तुमने? तो उसने बोला हाँ खाई थी, वो भी बोल दिया हाँ खाई थी। तो इधर से जवाब पता है फिर क्या बोलते थे, कौन सी वाली? तो उसने बोला वैनिला खाई थी। कह रहा स्ट्रॉबेरी खाओ, इसीलिए कृपा रुकी हुई है। ऐसे ही बोलते थे, कह रहे स्ट्रॉबेरी खाओ कृपानी शुरू हो जाएगी। क्या ये कुछ भी नहीं बोल दे रहे, पर लोग मानते थे, करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी ऐसी पोजीशन थी जिससे वो बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट कर पाते थे। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस सब बंदे नहीं लगाएंगे, कुछ कुछ लोग लगाएंगे। और मैंने वो कुछ कुछ लोगों का एग्जाम्पल दिया, कुछ कुछ लोगों का मैं एग्जाम्पल में, पता है क्या बोला? माँ बाप, पेरेंट्स और गार्जियन। पहला देखो याद करने का है, माँ बाप और गार्जियन। क्या दो याद हो गए? पेरेंट्स एंड गार्जियन। दूसरा मैंने बोला था वकील, उसे बोलते हैं सॉलिसिटर्स। क्या बोलते हैं? सॉलिसिटर्स। या एडवोकेट बोल देते हैं सॉलिसिटर्स। और ध्यान से समझना, गुरुज, ये डॉक्टर, ये सारे लोगों से लोग डर के रहते हैं, तो इनसे पंगा। तो अगर ये इनके साथ जब आप डील कर रहे हो तो थोड़ा ना थोड़ा प्रेशर होता ही है। टीचर एंड स्टूडेंट होता है सर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बंदा प्रेशर। स्कूलों में तो हद से ज्यादा होता था, मतलब मैंने तो, हमारे स्कूल में तो पिटाई होती थी हमारी, वो इस पे यहाँ पे डस्टर मारते थे, ये पेंसिल, ये तो मैंने अपनी कोचिंग सेंटर में कई बार कर देता हूँ, पेंसिल से ऐसे बच्चे को। अभी भी हमने भी कराया, हमें तो कितना होता था, हमारे तो अलग लेवल की पिटाइयाँ होती थी, हमें तो वो कह देते थे मुर्गा बनो। कितनी पिटाइयाँ खा गए हम। तो क्या ये होता था? तो उनके साथ भी कैसा प्रेशर होता है? मेंटल, फिजिकल नहीं होता, बट कैसा प्रेशर होता है? मेंटल। की वो डांटेंगे, वो भी कुछ बोल देंगे। तो हमारे को याद करने कुछ पॉइंट्स, किन किन लोगों से माना जाता है कि ये तो हमारे पे प्रेशर लगा ही सकते हैं? पेरेंट्स, गार्जियन, डॉक्टर, सॉलिसिटर, गुरुजीज और टीचर। गुरुजी के अंदर ही वो टीचर कवर हो गया वैसे। कि इतनी बात समझ आती है? अब मैं एक बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुना, ये बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बस बहुत ध्यान से सुनना आप। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि सर कुछ ऐसे रिश्ते थे, ये जो 5 मैंने बोले, ये ऐसे रिश्ते थे जहां माना जाता है कि एक बंदा सुपीरियर है,
एक बंदा डोमिनेटिंग है और एक उसको सुप्रेस कर रहा है, एक डोमिनेटिंग और एक सुप्रेस हो रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं डॉक्टर एंड पेशेंट में, डॉक्टर क्या है, डोमिनेटिंग है, और जो पेशेंट है वो क्या है, सुप्रेस हो रहा है। पेरेंट्स, गार्जियन, दैट इज कॉल्ड डोमिनेटिंग। उनके जो बच्चे हैं वार्ड, वो क्या है, सुप्रेस हो रहे हैं। मानते हो? तो ये एक ऐसा रिश्ता, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सुनो, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हो, पेरेंट्स एंड वार्ड के बीच में हो, तो और अगर ऐसे कोई टर्म्स लग रही है तो माना जाएगा कि मां बाप ने क्या किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया है, डॉक्टर ने अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया है, वकील ने अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया है। इतना समझ आता है? अभी रुक जाओ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुत कनेक्ट करने का है, और ये अभी नहीं किया तो कभी नहीं। एक बात समझ लो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। 5 रिश्ते मैंने बोले। पहला रिश्ता मैं बार बार बोल रहा हूं, माँ बाप, डॉक्टर, गुरुजी, सॉलिसिटर वगैरह वगैरह। इन 5 रिश्ते में माना जाता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया होगा। इतना समझ आता है? अगर माना जाता है ना, तो इन लोगों को, इन 5 लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा कि हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लगाया। मानते हो? यानी सर, जो वो रिश्ते हैं जहां लॉ मान के चलता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस लग सकता है, वहां उन लोगों को प्रूफ करना पड़ता है कि भाई हमने नहीं लगा। बाकी सारों पे, अब बाकी सारे हस्बैंड वाइफ, लैंडलॉर्ड, टेनेंट, डेटर, क्रेडिटर, ये वो रिश्ते जहां नहीं होता जनरली, पर अगर कोई कह रहा है ना कि लगाया है, तो जो इल्जाम लगा रहा है उसे प्रूफ करना पड़ता है। इतनी सी बात समझ आती है? यहां उसे प्रूफ करना पड़ता है जिसका डोमिनेटिंग नेचर लग रहा है। बाकी केसेस में जो इल्जाम लगा रहा है उसे प्रूफ करना पड़ता है। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, क्या समझ आ सकता है? इन द फर्स्ट 5 केसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज टू द पर्सन जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। इन ऑल अदर केसेस उनको प्रूफ करना पड़ता है जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस सेम है। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। जब तक चुप है वैलिड है, जब हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉइड। क्या हमारे को इतना समझ आ सकता है? अब मैंने क्या बोला, 2 केसेस क्या बोला, वो बंदे जिन्होंने डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे, ऑन द पार्टीज ऑन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल, और उसने पोजीशन को मिसयूज किया, उसे प्रूफ करना पड़ेगा। जो 5 केसेस थे, बाकी केसेस में किसको प्रूफ करना पड़ेगा? जिन लोगों को इल्जाम लगा रहा है, जिस लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, उसे प्रूफ करना पड़ेगा। क्या वो 5 रिश्ते याद रहेंगे? देखो 5 रिश्ते यहां लिखा हुआ है, फादर, सन, गार्जियन, वार्ड, सॉलिसिटर, क्लाइंट, डॉक्टर, पेशेंट, प्रेसिपिटेटर एंड डिस्प्लाइन, सॉरी डिस्प्लाइन ही है, एंड ट्रस्टी एंड बेनिफिशरीज। अब वो याद करो, ट्रस्टी और बेनिफिशरी। ट्रस्टी एक अच्छी पोजीशन पे होता है कि भाई बेनिफिशरी को अगर इससे पंगा लेंगे तो ये बाद में हमें बेनिफिट भी नहीं देगा। क्या हमारे को इतनी बात समझ आती है? इन सारे केसेस में हम क्या मान के चलते हैं कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस तो है, और इन्हीं लोगों को प्रूफ करना, इस गुरु को प्रूफ करना पड़ेगा, इस डॉक्टर को प्रूफ करना पड़ेगा, इस वकील को प्रूफ करना पड़ेगा, उस गुरु को प्रूफ करना पड़ेगा। पर बाकी केसेस में जो इल्जाम लगा रहा है उसे ही प्रूफ करना पड़ेगा। कोई डाउट इतने में? क्या आज की क्लास को हम रिकॉल कर सकते हैं? देखो आज की क्लास को टोटल को सम अप करते हैं। आज की क्लास में टोटल अभी तक हमने क्या पढ़ा, और आज टोटल पहले इतना ही पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा आज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोले तो only and only parties to the contract can take, outsiders are not allowed to take action. Although if the party is not a party to the contract but he is a party to the consideration, he can take action. First हमने पढ़ा beneficiaries in case of trust, family settlement, marriage and maintenance, assigning of a contract, agents contract entered to by an agent और acknowledgement। खत्म हो गया उधर का पार्ट। फिर हम आए सर कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना सर, तो कंसेंट आनी चाहिए, और वो कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री। फ्री होने के लिए 5 चीजें नहीं चाहिए, ना कोजन होना चाहिए, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ना मिस्टेक होनी चाहिए, ना मिसरिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ना फ्रॉड होना चाहिए। और कोजन क्या है सर? जहां फिजिकल प्रेशर लगा रहे होते टू अटैक, या कमिट कर देते हैं, या थ्रेटन टू कमिट करते हैं तो पर्सन पे, प्रॉपर्टी पे, और जिसकी वजह से वो हाँ बोल दे। सर कुछ है यहां पे हमने बोला हर केसेस में उसी को प्रूफ करना जो इल्जाम लगा रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल। हाँ बोल रहा है तो जो इल्जाम लगा रहा है उसे ही प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में मैंने समझा हर जगह अनड्यू इन्फ्लुएंस रखते ही नहीं, तो लॉ 5-6 रिलेशन मान के चल रहा है जहां अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले सुपीरियर पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा, डोमिनेटिंग पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा। बाकी सारे केसेस में जो इल्जाम लगा रहा है उसे प्रूफ करना पड़ेगा, और कॉन्सिक्वेंसेस सेम रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। क्या हमने यहां तक पढ़ा? देखो मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे पूरी चीज को रिकॉल करने में। अगर आप ये 2 मिनट में सारा रिकॉल कर पाते हो ना,
तभी आपको सब कुछ रिटेन रहेगा। तो बस इतना अच्छे से पढ़ना है कि जैसे फास्ट फास्ट भी आप बोलो तो आप फटाफट से पूरा बोल पाओ, फिर नहीं भूलते आप, फिर कभी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि वो आपके स्टोर हो गया। क्या हमारे को इतना आ सकता है? मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।